नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 और 21 दिसंबर के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस, भाई बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। कर्नाटका के अंदर एक प्लान बनाया जा रहा है जहां पे जो बच्चों का स्कूल बैग है उसका वजन 50% से कम किया जाए। इसके लिए 2019 में ही एक पॉलिसी लाई गई थी कर्नाटका के अंदर, उसके ऊपर काम अभी के लिए शुरू हो रहा है। टेलीकम्युनिकेशन बिल्स 2023 के थ्रू सरकार क्या करना चाह रही, इसको लेके एक आर्टिकल है। आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट के डीप इनग्रेशंस को यहाँ पे राधा कुमार जी समझाने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ा बहुत एंटी गवर्नमेंट व्यू पॉइंट है इनके। उसके बाद साउदर्न स्टेट्स में क्या क्या हो रहा है, ये बेसिकली जो टाइफून आया था अभी रिसेंटली, सॉरी साइक्लोन आया था जो रिसेंटली साउदर्न इंडिया में, मिचोंग नाम का। उसके बाद साउथ के जो कोस्टल सिटीज है उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, और ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है ना, इसके चलते साउदर्न स्टेट्स, खासकर जो तमिलनाडु कोस्टल स्टेट है, ये काफी परेशान हो जाता है। तो इसके रिस्पेक्ट में एक अपडेट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। टाइम भी उसी का चल रहा है। फिर भाई HFSS फूड, मतलब हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड्स, इसके कंजम्पशन को लेके, इसके कंजम्पशन को कम करने के लिए एक्चुअली टैक्सेशन की बात हो रही है। ये टैक्सेस बाकी कंट्रीज में कितने लगाए गए हैं और उसके कंपैरिजन में इंडिया में कितने हैं, इसको लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है। इंडिया का इथेनॉल कॉन्ड्रम, इंडिया में किस हिसाब से इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, वो किस हिसाब से फीजिबल है, बाकी कंट्रीज से केस स्टडीज के एस्पेक्ट में इसको कवर किया जा रहा है। धारावी में ये जो अदानी ग्रुप को बिड मिली है, इसको डेवलप करने के लिए जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में यहां पे बात करेंगे। फिर भाई साइंटिस्ट की प्रोडक्टिविटी को एसेस करने के लिए देखिए क्या हुआ। अभी क्या एक रैंकिंग निकाली गई, इस रैंकिंग में जो टॉप के 1 लाख साइंटिस्ट दुनिया भर के, इनको एसेस किया गया। उसमें पता चला कि जो टॉप 2% साइंटिस्ट हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। लेकिन ये जो टॉप 2% निकालने की मेथोडोलॉजी है, इसको यहां पे क्वेश्चन किया जा रहा है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो साइंस एंड टेक का आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल फतेह अल सीसी फिर से जीत गए इजिप्ट में, इसको लेके एक आर्टिकल है। डिफेंस बजटिंग को लेके इंडिया की एक आर्टिकल है। और COP28 क्लाइमेट समिट, ग्लोबल स्टॉक टेक जो हुआ इस समय पे दुबई में, इसको लेके काफी डिटेल्ड व्यू पॉइंट है कि हाँ भाई हमने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, कहाँ कहाँ पे COP28 आगे नहीं बढ़ पाया, अलग अलग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंडिया ने कौन से इनिशिएटिव को सपोर्ट किया नहीं किया, इसके बारे में डिटेल्ड आर्टिकल है। तो काफी नॉलेजफुल आर्टिकल मिलेंगे आज के आपके इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में आपको अपने नोट मेकिंग के लिए भी बहुत कुछ मिलने वाला है। यूपीएससी के स्पेसिफिक टॉपिक्स के रिस्पेक्ट पे कहां कहां पे नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आखिरी का टॉपिक है ना, COP28, पूरे चांसेस हैं कि इस बार के मेंस में पूछा जाए कि भैया क्लाइमेट चेंज में COP28 में जो जो भी एक्टिविटीज हुई हैं, उससे हम क्या एसेस कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि COP28 समिट में एक्चुअली में क्या हुआ, और इससे आप क्या क्या इन्फ्रेंशियल, आप कह लो अपनी रीजनिंग निकाल सकते हो, लॉजिक निकाल सकते हो। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले अपने पहले आर्टिकल के चलते हैं। पहला आर्टिकल है कर्नाटका टू रिड्यूस बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स बाय 50%। तो भैया कर्नाटका की सरकार ने स्टेप्स लिए हैं कि स्कूल बैग्स के बर्डन को वो 50% कम करेंगे। कैसे? जो टेक्स्ट बुक है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों के एकेडमिक ईयर 2024-25, इन टेक्स्ट बुक को 50% से कम किया जाएगा। तो जो एक साल के लिए बहुत सारी टेक्स्ट बुक दी जाती थी, अब क्या किया जाएगा कि एक साल में 2 किताबें दी जाएंगी, और ये 2 किताबें भी 2 भागों में बटी हुई होंगी। एक होगा समरी असेसमेंट SA1 और एक होगा समरी असेसमेंट SA2। ठीक है ना भाई। तो ये इसके लिए राज्य की सरकार ने एक ऑफिशियल ऑर्डर भी इशू किया गया, और ये कब किसके बिहाफ पे किया जा रहा है, किसके बेसिस पे किया जा रहा है। तो भैया 2019 में एक कमिटी बनाई गई थी जिसमें एजुकेशन एक्सपर्ट्स थे, पीडियाट्रिशियंस थे, डॉक्टर्स थे, लीगल एडवाइजर्स थे, ऑफिशियल्स थे, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग के। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी कि भाई कैसे स्कूल जाने वाले बच्चों के बैग के बर्डन को कम किया जाए। समझे भाई। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो वेट है ना स्कूल बैग्स का, वो आइडियली कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों के लिए होना चाहिए 1.5 से 2 केजी, कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए होना चाहिए 2 से 3 केजी, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए होना चाहिए 3 से 4 केजी, कक्षा 9 और 10 के बच्चे के लिए होना चाहिए 4 से 5 केजी। बट एक्चुअली में फॉलो नहीं किया जा रहा था। जो थोड़ा बहुत फॉलो किया जा रहा था वो सरकारी स्कूलों में फॉलो किया जा रहा था, प्राइवेट स्कूल में फॉलो किया ही नहीं जा रहा था। इसके लिए पेरेंट्स की अक्सर कर कंप्लेन भी आती थी। प्राइवेट स्कूल वाले बोलते थे कि ये भी भर लाओ, ये भी भर लाओ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर स्कूल जा रहा हो तो केवल टेक्स्ट बुक के चलते ही बाहर हो, टेक्स्ट बुक और नोटबुक के चलते बहुत सारी और भी चीजें बच्चों को कवर करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में आपको पता है, आपको प्राइवेट स्कूल में जो बच्चों को लेके चोंचले हैं कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, सॉरी फॉर माई शब्द, बट बहुत सारी फीसेस लेके माँ बाप से ये कराएंगे बच्चों को, वो कराएंगे, और एक्चुअली में उसमें बच्चों की लर्निंग ज्यादा कुछ होती नहीं है, स्कूल का पैसा बढ़ता जाता है। तो इसके चक्कर ही हमें यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि भाई देखिए,
एक कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर द कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि टेक्स्ट बुक साइज को 50% से कम करो, समझ गए। और इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी सरकार को 12 अक्टूबर 2023 को, और उसके चलते ही यहाँ पे टेक्स्ट बुक को कम किया जा रहा ताकि बैग के साइज को भी 50% कम किया जाए। यहाँ पे ये भी गाइडलाइंस दी गई हैं कि केवल आपको टेक्स्ट बुक ही कम नहीं करनी है, बैग के साइज को भी एक्चुअली में कम करना है ताकि बच्चों के ऊपर बर्डन कम फील हो। ठीक है भाई। उसके बाद आ जाते हैं भाई टेलीकम्युनिकेशन बिल्स 2023 को। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यूपीएससी 2024 का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप इसके कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो डेली के बेसिस पे आपको वीडियोस रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। जैसे खाली 6 वीडियोस अपलोड हुई हैं इसमें ओवरऑल एमएफएन स्टेटस को लेके, रामलीला को लेके, फॉरेन कंट्रीज में कार्गो ट्रांसपोर्ट को लेके, इंडिया भूटान रिलेशंस को लेके, सेफ्टी कंसर्न्स को लेके। तो बेसिकली आप चाहे तो इन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ साथ जो प्रीलिम्स टिडबिट्स का फोल्डर है वो भी लगातार अपडेट हो रहा है। तो मेंस और प्रीलिम्स ये दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टेस्ट सीरीज इस बार के प्रीलिम्स की ऑलरेडी इस कोर्स में इंक्लूडेड है। अगर आप इसको खरीदेंगे तो टेस्ट सीरीज आपको जुड़ी हुई मिल जाएगी प्रीलिम्स की। तो काफी पैकेज में कोर्स आपको मिल रहा है और इस समय पे काफी अफोर्डेबल दाम पे भी मिल रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर का जो कूपन कोड है वो इस समय पे एक्टिव है। तो काफी अफोर्डेबल दाम पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियोस हैं, पीडीएफ हैं, इतना ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल है कि इसी को अगर आप ठीक से कंप्लीट कर लेते हो तो भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। होता है ना कि जब एंड टाइम पे आप अपनी तैयारी पे पहुंचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसे सोर्सेज मिल जाए जिनको पढ़ के मेरी तैयारी थोड़ी सी सॉलिड हो जाए। तो वो आप इस कोर्स को इस प्रकार समझ सकते हो। आप ओवरऑल इस कोर्स को टेकअप कर सकते हो। इसकी सारी वीडियोस को अगर आप पढ़ लेते हो, सारे पीडीएफ्स को अगर आप पढ़ लेते हो, वीडियोस देख लेते हो, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। या फिर अगर आप तैयार हो चुके हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो डू सब्सक्राइब टू द 2024 मेंटरशिप प्रोग्राम। कूपन कोड से इस समय पे एक्टिव है। आगे चलते हैं भाई। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 सरकार के द्वारा लाया गया। सरकार का, केंद्र की सरकार का लॉन्ग स्टैंडिंग एम क्या है कि वायरलेस नेटवर्क्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो लॉ है उसको कंसोलिडेट किया जाए। तो 46 पेज का स्टैट्यूट है ये टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। ठीक है ना। तो इसमें होगा कि जो अभी का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है, जैसे कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी रहेगी, तो अभी के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को तो एज इट इज रखा जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। किस बात के ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को? जैसे कि आप किसी को टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का परमिट हो गया, इन सब चीजों के लिए ओवरऑल जो प्रोसीजर्स है उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा। जो लाइसेंसिंग प्रोसेसेस हैं इनको डिजिटाइज किया जाएगा। जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इनको एक नया तरीका मिलेगा ऑफ डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस विद देयर लाइसेंस टर्म्स। इनके पास एक्सेस होगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की अथॉरिटीज का फॉर परमिशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जब भी ये अपने इक्विपमेंट और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स को लगा रहे होंगे पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे। ये जो पर्टिकुलर बिल है ये सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री को भी अलाउ करता है। देखिए अब क्या है कि जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अरुणाचल का बॉर्डर हो गया, ओके, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, ये बहुत स्ट्रेटेजिक इलाके हैं। इन इलाकों में जो कॉमर्शियल टेलीकॉम नेटवर्क्स वाले हैं वो अपने वायर वगैरह, अपने टावर वगैरह लगाते नहीं जल्दी। तो इन इलाकों पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी सैटेलाइट के थ्रू दिया जाए। तो ये सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री है इसको यहां पे टाउट किया जा रहा है कि भाई ये रिमोट एरियाज तक कनेक्टिविटी को पहुंचाएगी, इंटरनेट को पहुंचाएगी। तो इससे क्या है, एक साई ऑफ रिलीफ आ गया। और सबसे खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि इन सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री वालों को स्पेक्ट्रम के लिए बिड नहीं करना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम की बिडिंग में क्या होता है कि खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो भाई रिमोट एरियाज में जो सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री वाले पहुंचेंगे उनको स्पेक्ट्रम के लिए बिडिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो अफोर्डेबल तरीके से उनको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा अपनी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने में। अभी क्या है कि आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, रिलायंस हो गया, इस प्रकार की कंपनीज को स्पेक्ट्रम की बिडिंग करनी पड़ती है, वो यहां पे नहीं होगी। तो ये जो बिल है इसको वेलकम किया गया इंडस्ट्री बॉडीज के द्वारा बाय स्ट्रीमलाइनिंग देयर रेगुलेटरी लैंडस्केप एंड प्रमोटिंग देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है ना। रेगुलेटरी स्टेबिलिटी दी जाएगी, इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा ताकि जो नेक्स्ट फेज है टेलीकॉम एक्सपेंशन का वो यहां पे लॉन्च हो सके। अब इंडिया की आधी से ज्यादा जो आबादी है ना, इट इज ऑन द मार्जिन ऑफ द कनेक्टेड वर्ल्ड। समझ गए? मतलब ऑलरेडी ओवरऑल आप कह सकते हो कि इंडिया में कनेक्टिविटी काफी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ इश्यूज परसिस्ट करते हैं। ठीक है भाई। इस पर्टिकुलर टेलीकम्युनिकेशन बिल में जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब बहुत सारी रेंज ऑफ सर्विसेज को इंक्लूड कर लिया गया है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के एम्बिट के अंदर। तो जो स्टेट की अथॉरिटी है, जो सरकार की अथॉरिटी है इनके ऊपर, वो बढ़ गई है। तो अब सरकार का सर्विलेंस भी बढ़ सकता है। सर्विलेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली लोगों की प्राइवेसी के ऊपर बात आएगी। अब टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंदर ओवरऑल टेलीकॉम मतलब आप फोन यूज कर रहे हो, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो फोन के थ्रू।
तो अगर यहां पे इन डोमेन्स के ऊपर सरकार का एक लिमिट से ज्यादा कंट्रोल हुआ तो आपके ऊपर स्नूपिंग हो सकती है, सर्विलांस हो सकता है, जो कि अपने आप में प्राइवेसी कंसर्न्स को उठाता है। इससे पहले भी ओवरऑल बहुत से एलिगेशंस लग चुके हैं सरकार के ऊपर कि भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड स्नूपिंग हो रही है। अभी रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर है इजराइल की कंपनी का, ठीक है ना, जो इंडिया के अंदर स्नूपिंग कर रहा था। क्या नाम है उसका, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट की कमिटी बनी, आई होप आपको नाम पता होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो यहां पे जो बिल है ये स्पैमिंग कंसर्न्स को डील करता है कि भाई ओवरऑल प्राइवेसी को हम कोशिश करेंगे कि ना हर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा स्पैम को हम यहां पे कम करें। सर्वेलेंस रिफॉर्म की भी कुछ हद तक बात की गई है। लेकिन अब देखिए, इंटरनेट शटडाउन के मैसिव इंप्लीकेशंस होते हैं। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन बिल के कुछ क्लॉज और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि सरकार को इतनी ज्यादा ताकत देते हैं कि डेफिनेटली यहां पे एक डाउट ये उठेगा कि सरकार अपनी इस ताकत को गलत प्रकार से इस्तेमाल ना करे। वैसे भी आज की डेट में सरकार की अकाउंटेबिलिटी की काफी बातचीत होती ही रहती है, ठीक है ना भाई। जब पिछली बार आखिरी ड्राफ्ट फ्लोट किया गया था पब्लिकली कंसल्टेशन के लिए, उसके बाद जो इंडस्ट्री बॉडीज और पब्लिक की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज आए थे, उनकी स्क्रूटनी ठीक से हुई कि नहीं हुई, क्या रिस्पॉन्सेज आए, इसको लेके कोई प्रॉपर आप कह लो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। तो जरूरी है कि सरकार अपने मोटिव्स को यहां पे क्लीन रखे, रूल मेकिंग को एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी और कंसल्टेशन के साथ किया जाए। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही है। अच्छा, एक और बात है, कोई भी पर्टिकुलर बिल के बनने के बाद ना, उसके एक्ट बनने के बाद उसके अंदर बहुत सारे नियम कानून रूल लागू करने होते हैं। तो जब टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 एक एक्ट बन जाएगा, उसके बाद उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे रूल्स, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन निकालेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जब एग्जीक्यूटिव तरीके से नियम कानूनों को निकालेगा, वो किस हद तक सर्वेलेंस कर सकते हैं, लोगों की प्राइवेसी के ऊपर चीजों को लेके आ सकते हैं, ये अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चन है। 19th सेंचुरी में टेलीकम्युनिकेशन लैंडस्केप के लिए टेलीग्राफ एक्ट लाया गया था, और आज की डेट में इंटरनेट की दुनिया में सारे इश्यूज को कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने की जरूरत है। तब जाके डिजिटल एक्सप्लोजन में हम अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। फिर भाई राधा कुमार जी यहां पे सरकार को खरी खोटी सुनाती नजर आ रही हैं आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट को लेके। क्या खरी खोटी सुनानी है, थोड़ी बहुत हम बात कर लेंगे। वैसे तो ये कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का स्पेसिफिकली नाम लेके बोल रही हैं, इनके पॉइंट्स क्या हैं कुछ लिमिटेड, वो हम यहां पे समझते हैं। वैसे तो मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के कंटेंट को आप अपनी आसपास दोस्तों दोस्तों की बातों में इस्तेमाल कर लो तो कर लो, किसी इंटरव्यू में या फिर अपने मेंस के आंसर की राइटिंग में मत लिख के आना, नंबर बहुत ज्यादा कट सकते हैं। यू नेवर नो कि कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बंदा आपका पेपर चेक कर रहा है। तो भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वॉल्यूबल जजमेंट दिया। अगस्त 2019 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इसको सही माना गया यहां पे, ठीक है ना भाई। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी हटाई गई है, इसको भी यहां पे सही माना गया। और बेसिकली पार्लियामेंट ने जो डिमोट कर दिया था, देखिए भाषा देखिए राधा कुमार जी की, डिमोशन मतलब ऐसा लिख बताना चाह रही है कि कुछ गलत हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। मतलब इनका ये कहना है कि जो डिवीजन हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया है, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये यहाँ पे गलत किया गया है, ये सही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल ये डिसीजन सही बताया है इस बेसिस पे कि जम्मू एंड कश्मीर की इक्वलिटी होनी चाहिए देश के बाकी राज्यों जैसे। जम्मू एंड कश्मीर के पास कुछ अलग ही आप कह लो राइट्स दिए हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी यहां पे बोला है कि भाई जितना जल्दी हो सके जम्मू एंड कश्मीर को आप फंक्शनल स्टेट में कन्वर्ट कर दो। उसके बारे में यहां पे राधा कुमार जी ज्यादा बात नहीं कर रही, ठीक है। क्या समझते हैं, ये तीन की एलिमेंट्स को पॉइंट आउट कर रही हैं जिनके बारे में पब्लिक में कम बात की जा रही है, लेकिन ये उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की सरकार के स्टैंड को गलत बताते हैं। क्या बोल रही हैं? What the verdict means on the ground for Jammu and Kashmir and Ladakh, what it tells us about the court sees peace and security, and what it implies the fundamental of democracy। मतलब इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के फंडामेंट के ऊपर बात हो रही है कि हाँ भाई डेमोक्रेसी इफेक्ट हो गई है, जम्मू एंड कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं उन पे ध्यान नहीं दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर पे ग्राउंड लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, कोर्ट किस प्रकार से पीस और सिक्योरिटी को देखता है, ये चीज यहाँ पे जजमेंट में निकल के आती है। देखिए क्या बोल रही है, 1953 से लेकर 1955 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा था, इसने वाइड स्प्रेड पब्लिक कंसल्टेशन किए थे अलग अलग गांवों के साथ, यह पता करने के लिए कि आप कौन से विलेज से मिलना चाहते हो, और उसके बाद उस विलेज को एक राज्य का हिस्सा बनाया गया और अलग अलग राज्य बनाए गए। तो राधा कुमार जी ये बोल रही हैं कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा था,
1953 से लेकर 1955 में, और एक साल बाद उसने अपनी रिपोर्ट निकाली थी। तब तो उसने गांव गांव में जाके लोगों से बात की थी कि आप कौन से विलेज में जाना चाहते हो, और जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस आपने बदल दिया, आपने लोगों से बात नहीं की। अब राधा कुमार मैडम को जाके कोई ये समझाए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बैठा हुआ आदमी कल को ये बोल देता है कि हमको अलग रहना है या हमको पाकिस्तान के साथ मिलना है, तो क्या भारत सरकार मान लेगी क्या? ठीक है ना? तो राधा कुमार जी बोल रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की बात करके सॉर्ट आउट करो। बात करके सॉर्ट आउट करने की तो कोशिश कर रही है भारत सरकार 1947 से, लेकिन आज तक सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। कश्मीर के लोगों को चाहिए कि वो अलग इंडिपेंडेंट रहे, ना उनको इंडिया के साथ मिलना है ना पाकिस्तान के साथ मिलना है। लेकिन जो कश्मीर की ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो अलग रह ही नहीं सकते। वो किसी ना किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, फिर चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट रहे, चाहे इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो राधा कुमार जी का ये पॉइंट मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आप लोग के क्या व्यू पॉइंट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो इनका ये बोलना है कि जो स्टेट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी जम्मू एंड कश्मीर की, उससे भाई बातचीत करनी चाहिए थी, और उससे बातचीत करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए था। अब भैया बातचीत करके तो भारत सरकार कभी डिसीजन नहीं ले पाती स्पेशल स्टेटस खत्म करने की, जाने कितना बवाल हो जाता, भयंकर बवाल हो जाता। तो एकदम से डिसीजन हो गया, वही हो सकता था। अब ये जो यहां पे डिवीजन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का दो में, इससे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्स थे। जैसे जम्मू में लोग थोड़ा एम्बिगस हैं, क्लियर नहीं है कि हाँ भाई खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग खुश नहीं है। कारगिल में डिसअपॉइंटमेंट है, मुस्लिम मेजोरिटी है वो। लद्दाख ने इसको वेलकम किया है, बुद्धिस्ट मेजोरिटी, लेकिन फिर भी कुछ रिजर्वेशन है उनको कि भैया हमें वो सारे राइट्स चाहिए जो कि जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के अंदर मिलते थे। और ऑब्वियसली बात है, कश्मीर वैली में प्रॉब्लम है, कश्मीर वैली के लोग नहीं चाहते थे कि उनका स्पेशल स्टेटस जाए, क्योंकि अब स्पेशल स्टेटस जाएगा तो जमीनों में बाहर के लोग आके सेटल कर सकते हैं। अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट पहले जैसी वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। अब जम्मू में एम्बिग्यूटी क्यों? जम्मू को तो खुश होना चाहिए क्योंकि जम्मू हिंदू मेजोरिटी है। तो एम्बिग्यूटी इसलिए है जो कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेड, रिटेल और माइनिंग राइट्स कुछ नेशनल इंडस्ट्री के लोगों को दे दिए। तो जम्मू के अंदर जो लोकल धंधे वाले लोग थे, ट्रेड वाले लोग थे, इंडस्ट्री वाले लोग थे, वो डिसअपॉइंट हो गए। उनका ये बोलना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जब स्पेशल स्टेटस था, उस स्पेशल स्टेटस के अंदर केवल लोकल इंडस्ट्री वालों को राइट्स मिलते ही है। और अब चूंकि ये नेशनलाइज हो गई चीज, मतलब नेशनलाइज इन द सेंस की ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो जम्मू के अंदर ऑल ओवर इंडिया जो कुछ नेशनल इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जो बाकी हिस्सों के हैं जम्मू एंड कश्मीर के बाहर के, उनको भी यहां पे राइट्स मिल गए। तो जम्मू वालों को थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि यार लोकल लोगों को आपने राइट नहीं दिया। मतलब कहीं ना कहीं वो भी जो स्पेसिफिक आप कह लो राइट्स थे, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल राइट्स थे, उनका फायदा उठाना चाहते थे। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें। अब लेह के अंदर, कारगिल के पास ओवरऑल जो शिया मेजोरिटी के लोग हैं, वो चाहते नहीं थे कि वो वैली से अलग हो जाए, जो कि लद्दाख की बाउंड्री के अंदर चले गए। वो चाहते थे कि वो भाई वैली के मुस्लिम्स के साथ मिल के रहें। तो कुल मिला के यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लेंस से इस चीज को देख। फिर यहाँ पे राधा कुमार जी बोल रही हैं कि अरे भाई वैली के अंदर बहुत फर्क पड़ा है, जो कश्मीरीज हैं उनको बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया वाले रिजेंट करते हैं, उनकी वॉइस को रिप्रेजेंटली साइलेंट किया जाता है। तो भैया शायद ये भूल गई हैं कि कश्मीर से बहुत सारे बच्चे इंडिया के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं, नौकरियां करते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार की फैसिलिटीज ओवरऑल पाकिस्तानी साइड पे जो कश्मीर है वहां पे नहीं मिली हुई हैं, और डेफिनेटली एक जगह के लोगों को पूरी तरीके से पॉलिटिकली खुश करना इम्पॉसिबल है। कश्मीर का रीजन इंडिपेंडेंट रह सकता होता तो रहता। इंडिया ने कभी वहां पे इंटरफेयर नहीं किया था, इंटरफेरेंस पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी ने ट्राइबल्स के साथ मिलकर इस इलाके के ऊपर अटैक कर दिया था। तो महाराजा हरि सिंह ने ही बोला कि भैया मदद करियो, तब इंडिया एंट्री मारी। 5 दिन लेट और कर दी थी एंट्री मारने में, जिसके चलते बहुत बड़ा इलाका कश्मीर का डिफैक्टो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी ने अगस्त 5 के ऑर्डर्स को जो साइन किया था वो ड्रैकोनियन है, राधा कुमार जी बोल रही हैं। ठीक है ना भाई? 5500 कश्मीरी पॉलिटिशियंस को नजरबंद कर दिया गया, जेल में उठा के डाल दिया गया। सेक्शन 144 को इम्पोज कर दिया गया। सेक्शन 144 जब भी इम्पोज होता है, 4 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग अलाउ नहीं की जा सकती। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया गया। ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये तो इनॉर्मिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन की एक्शंस की, लोगों के ऊपर वॉर लाइक कंडीशंस को यहाँ पे इम्पोज किया गया। अगस्त 2019 में जब अमरनाथ यात्रा पे थ्रेट हुआ था, तब तो इस प्रकार का कोई एनॉर्मस डिसीजन नहीं हुआ था सरकार की तरफ से। यहां पे इतना एनॉर्मस डिसीजन कैसे हो गया सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके? तो ये तो सरकार को करना ही था। तो ये सब बातें यहाँ पे ये बोल रही हैं। कुल मिला के ये यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि सरकार ने वो गलत तरीके से कश्मीर के लोगों के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, जर्नलिस्ट को उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया। ठीक है ना? कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया, लोगों की बातों को नहीं सुना। ठीक है ना? तो ये सब चीजें बोल रही हैं, मतलब सरकार को ये बहुत ज्यादा ओपनली क्रिटिसाइज कर रही है। उसके बाद लीडर्स वगैरह के नाम है, उनको मैं लेना ठीक नहीं समझ रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे
साइड हो जाता हूँ, मतलब रोक देता हूँ आर्टिकल को, आप बाकी आप पढ़ सकते हो, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पॉलिटिकली डिवीजिव आर्टिकल है ये। अगर आप एक पर्टिकुलर विचारधारा से अध्ययन करते हो तो आपको आर्टिकल अच्छा लगेगा, और दूसरी विचारधारा से अध्ययन करते हो तो आपको आर्टिकल खराब लगेगा। बट इस आर्टिकल का कोई भी पॉइंट आप एग्जाम में मत लिखना। अपनी विचारधारा के हिसाब से आप आर्टिकल को पढ़ के ओवरऑल अपनी विचारधारा को सेटिस्फाई कर सकते हो या इसके अगेंस्ट बोल सकते हो, बट एग्जाम में मत लिखें, ठीक है, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा। आगे चलते हैं, टर्बुलेंस इन द साउथ। अच्छा, दो तीन पॉइंट्स और बता रखे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल साहब ने ओवरऑल यहां पे बातचीत की, तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन और पॉलिटिकल राइट्स का वायलेशन हुआ उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बातचीत ही नहीं की। और ओवरऑल यूनियन होम मिनिस्ट्री ये कह रही कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वायलेंस कम हुआ है, चीजें स्टेबलाइज हुई हैं। अगर स्टेबलाइज हुई तो फिर से इसको राज्य क्यों नहीं बना रहे हो? न्यू स्पेट ऑफ वायलेंस उठा था, लेकिन वो जो न्यू स्पेट ऑफ वायलेंस था वो हिंदू माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा था, कश्मीरी माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा था। और उसने वो टारगेट करके एक्चुअली में दिखा दिया कि केंद्र की सरकार ने जो कुछ भी किया वो ठीक ही किया। भैया टर्बुलेंस इन साउथ की बात करते हैं। भाई दिसंबर का महीना टर्बुलेंस का महीना रहता है तमिलनाडु के लिए। जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स हैं, जैसे कि चेन्नई हो गया, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, ये साइक्लोन मिचुआंग से उभर ही रहे थे। साइक्लोन मिचुआंग 2 हफ्ते पहले ही तमिलनाडु के नॉर्दर्न हिस्सों के कोस्ट से निकला था। लेकिन उसके बावजूद भी देखो तो आप 2 हफ्ते बाद उसके साउदर्न पार्ट्स जो है थूथुकोडी तमिलनाडु के, तिनकासी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे तगड़ी रेनफॉल हुई है फ्रॉम संडे टू अर्ली मंडे। ये मैं एक 20-21 तारीख के लगभग की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से बारिश हुई, 39 प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुई है, 21 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल हो गई 24 घंटे के अंदर। कल्याणी पट्टनम थूथुकोडी में एक होपिंग 95 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई, और 8 और जगहों पे 50 सेंटीमीटर से ज्यादा की यहां पे रेनफॉल हुई। जो एंटायर वेदर एक्टिविटी थी ये फ्रीक अकरेंस है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून में अक्सर कर ये होता ही रहता है। अगर मैं आपको बता दूं 2016 के लगभग भी चेन्नई में भयंकर बारिश हुई थी इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय पे। फिर बताया जा रहा है कि जो 4 मिलियन लोग हैं वो यहाँ पे बैडली अफेक्ट हुए हैं, ऐसा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन साहब ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब को बताया। जो तमीरा भारनी रिवर है इसमें फ्लो देखा गया 1.5 लाख क्यूबिक फीट पर सेकेंड पानी का, जो कि अपने आप में एक रेयरिटी है। जो एग्जैक्ट डाटा है ह्यूमन लॉस का, इसके बारे में अभी के लिए हम कह नहीं सकते, लेकिन टैली आप कह सकते हो थोड़ा कम ही है। लगभग 800 पैसेंजर से भरी हुई एक ट्रेन तिरुचेंदूर से चेन्नई जा रही थी, इसको श्रीवैनाकुंटम स्टेशन पे रोक दिया गया, क्योंकि आगे ओवरऑल रास्ते में नदी वगैरह थी और वहां पे एक्सेस पानी की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती थी। इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रेल लाइन्स हैं, कैनाल्स हैं, टैंक्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, बहुत सारे घर हैं, इन पे बहुत हैवी इंपैक्ट आया है। बहुत सारे मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स रिलीफ ऑपरेशंस को सुपरवाइज कर रहे हैं। जो गवर्नर आर एन रवि साहब हैं उन्होंने इंट्रीग्यूइंगली हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग को बुलाया है ऑपरेशंस को डिस्कस करने के लिए। अब यहां पे भी ये बताया जा रहा है कि जो गवर्नर आर एन रवि साहब हैं वो केंद्र के सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, राज्य की सरकार के साथ मिला के नहीं चल रहे हैं। तो ये भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। जो मेन मुद्दा यहां पे उठता है कि भाई जो वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज है इंडिया की, उनके ऊपर फिर से एक सवालिया निशान है कि भाई किस हद तक इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया का मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिपेयर्ड है इस प्रकार के डिजास्टर्स के लिए। जो रेनफॉल इतनी इनॉर्मिटी के साथ बरसी है इसने डेफिनेटली राज्य की सरकार को भाई सरप्राइज लिया है। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। जो डिपार्टमेंट का लाइन ऑफ डिफेंस है वो ये बोल रहा है कि भाई दिसंबर 14 को वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगी 3 दिनों के लिए, हमने पहले बता दिया था। बट ऑब्वियस सी बात है ये बताना कि कहां पे बरसात होगी और कितनी बरसात होगी ये अपने आप में बहुत मुश्किल हो, ये डेफिनेटली मुश्किल है दोस्तों। ये बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि वेदर फोरकास्टिंग के अंदर एग्जैक्टली किस जगह पे कितनी बारिश होने वाली प्रिसाइज लोकेशन के साथ इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट इज नॉट दैट मच इजी, ठीक है। और इंडिया का मानसून वैसे भी बहुत ज्यादा आप कह लो हैफर्ड है। तो बेसिकली यही बोला जा रहा है कि इस इवेंट से हमको यही सीखना चाहिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी को और काम करना चाहिए ताकि प्रिसाइज वेदर फोरकास्टिंग की कैपेबिलिटीज को हम लोग डेवलप कर सकें। बेटर ये रहेगा कि हर डिपार्टमेंट और स्पेस एजेंसी के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। और देखा जाए तो कुछ अच्छी चीजें भी सुनने को मिली हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेन को सही समय पे रोक दिया गया, ठीक है ना। जो तिरुचेंदूर वाली ट्रेन थी उसने रन नहीं की, ये तभी हो सकता था जब मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और रेलवेज के बीच में प्रॉपर सही समय पे बातचीत हो रही हो। अगर ये इंटर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो तिरुचेंदूर वाली ट्रेन को नहीं रोका जाता। तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चीजें भी यहां पे निकल के आ रही हैं। एक डिफिकल्ट जर्नी करने की बजाय जिसमें लोगों की जान को थोड़ा बहुत भी खतरा आ सकता है,
बेहतर यही है कि आप उस जर्नी को उस समय के लिए रोक दो, जो कि यहां पे रोक दिया गया, और वो सबके लिए बेटर था, सबके लिए सही था। तो अलग अलग एजेंसीज मिलके अगर काम करेंगी तो डेफिनेटली इस प्रकार के डिजास्टर्स के ऊपर हम लोग एक मिटिगेटिंग एफर्ट डाल सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। टैक्स HFSS फूड्स व्यू इट एज अ पब्लिक हेल्थ इंपेरेटिव। यहां पे बात हो रही है हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड्स की, HFSS फूड। ठीक है, तो भाई आपको भी पता है कि हाई फैट शुगर सॉल्ट खाना अगर आप खाते हो तो डेफिनेटली इससे होस्ट ऑफ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मोटापा बढ़ सकता है, ओबेसिटी, डायबिटीज बढ़ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2019 की, ये बोलती कि वर्ल्ड वाइड 70% जो लोग ओवरवेट हैं या ओबीज हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं, जिसमें 55% राइज देखने को मिला है रूरल एरियाज में अक्रॉस द ग्लोब। तो पहले हम लोग ये जो सोचते थे कि ये जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ये जो ओवरवेट की प्रॉब्लम है, ये केवल अर्बन इलाकों की प्रॉब्लम है या फिर कह लो डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है दोस्तों। एफ्लुएंट कम्युनिटीज की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि 70% ओवरवेट और ओबीस लोग लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में रह रहे हैं, और 55% राइज रूरल इलाकों में देखने को मिला है ओबेसिटी का। इससे यह बात पता चलती है कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रूरल इलाकों तक पहुंच चुकी है और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज तक भी पहुंच चुकी है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री है, ना हम लो ब्रैकेट में आते हैं ना हम बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हाई ब्रैकेट में आते हैं। तो मिडिल इनकम कंट्री होने के चलते हम लो नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है इंडिया के अंदर, वो 1990 में था 38%, 2019 तक पहुंच चुका है 65%। जो ग्लोबल बर्डन है डिजीज स्टडी का, वो ये दिखाता है कि एनुअली 12 लाख मौतें इंडिया के अंदर होती हैं डाइटरी रिस्क की वजह से। जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है ओवरवेट और ओबेसिटी का, वो 2017 में था $23 बिलियन, और अगर हमने इसको अटेंड नहीं किया तो ये इकोनॉमिक इंपैक्ट $480 बिलियन पहुंच जाएगा 2060 तक। तो एक्चुअली में जो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते हो, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो, तो इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल का टाइटल क्या है कि हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड के ऊपर आप टैक्स लगा दो। तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सेक्टर है इंडिया का, इसने विटनेस की एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 13.4% की 2011 से 2021 के बीच में। मतलब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सेक्टर बहुत तेजी से इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन है शुगर का? इंडिया, 2022 में। लेकिन कंट्री में एक अलार्मिंग सर्ज भी देखा गया है कंजम्पशन ऑफ HFSS फूड, मतलब वो फूड जो फैट शुगर और सॉल्ट में हाई है। देखिए, 50 से 60% ऑफ एडिबल शुगर सॉल्ट और फैट जो कि इंडिया के अंदर कंज्यूम होता है, वो प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री कंज्यूम करती है। तो आपने देखा होगा स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन ये बहुत नॉर्मल है। ठीक ना, स्नैक्स में मतलब चिप्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो आपको पता ही है, बड़ी तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती है, पेप्सी, लिम्का, थम्स अप, कोक, और लोग दबा के पीते भी हैं। इनकी जो सेल है ना, ये भाई पिछले एक डिकेड में 3 गुना हो गई है। पिछले साल $30 बिलियन को क्रॉस कर गई है। तो ये डाइटरी हैबिट्स में एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड को पोर्ट्रे करती है। ठीक है ना, ये सीवियर हेल्थ रिस्क भी पोज करती है, प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट करती है, और नेसेसिटेट करती है कि अर्जेंट इंटरवेंशन किए जाएं ताकि ओवरऑल इन प्रोडक्ट्स के राइजिंग कंजम्पशन को रोका जाए। ग्लोबल ट्रेंड है फिजिकल मेजर्स को यूटिलाइज करने का ताकि ओबेसिटी को कॉम्बैट किया जा सके। टैक्सेशन को यहां पे एक इफेक्टिव तरीका माना जा रहा है कंजम्पशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स को रोकने का। ज्यादातर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्राइस रिस्पॉन्सिव होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि वो हमारे लिए महंगा हो जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि अगर शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस को, इसको मैं SSB बोलूंगा आगे, इसके ऊपर अगर टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो डेफिनेटली इनका कंजम्पशन इंडिया में कम हो जाएगा। और ऐसा बहुत से कंट्रीज में किया गया है। इसी प्रकार से HFSS फूड के ऊपर भी अगर टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए तो हम कर सकते हैं। अब अगर 16 कंट्रीज की बात की जाए तो डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब ने एक डेडिकेटेड टैक्स लगाया है HFSS फूड के ऊपर। रिसेंटली कोलंबिया नाम की कंट्री, जो कि डेवलप्ड भी नहीं है, डेवलपिंग की कैटेगरी में आती है, कितना ड्रग कार्टेल वगैरह वहां प्रोलिफरेट करते हैं, वहां पे भी एक जंक फूड लॉ लाया गया है जिसने बोला गया अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, और इससे बाकी देशों को भी एक मॉडल मिलना चाहिए।
केरला की बात की जाए तो बैक 2016 में फैट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था केरला में, हालांकि ये टैक्स बाद में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कंबाइन हो गया 2017 में। तो बेसिकली जो एचएफएसएस के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, इसमें एसएसबी भी इंक्लूड हो जाता है। एसएसबी भी बताया क्या है, अगर आप ठीक से मेरी लेक्चर को सुन रहे हो। तो बेसिकली अगर आप देखो तो एचएफएसएस को टैक्स करना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट फेल्योर है, इनका कंजम्पशन मार्केट में बढ़ रहा है, लेकिन इनके कंजम्पशन के बढ़ने के चलते निगेटिविटी भी मार्केट में बहुत फैल रही है, बहुत सारी निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज और इंटरनैलिटीज देखने को मिल रही है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या है एचएफएसएस फूड की? तो भैया सोसाइटल कॉस्ट बढ़ रही है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ गई, ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ गई, इंक्रीज्ड एचएफएसएस कंजम्पशन के चलते। अब जब डायबिटीज और ओबेसिटी की प्रॉब्लम पड़ी तो बहुत प्रकार की एक्सटर्नल कॉस्ट यहां पे इंपोज की। एक्सटर्नल कॉस्ट इंपोज करने के चलते सब्सटेंशियल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स आ गए, आपको बहुत सारा पैसा खत्म करना पड़ा लोगों की बीमारियों को काउंटर करने के लिए, क्योंकि जब डायबिटीज होगा, ओबेसिटी होगा, ब्लड प्रेशर होगा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी तो इलाज कराने में पैसा भी तो खत्म होगा। अब इसके लिए अगर आप देखो तो पब्लिक इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत योजना बनी है, लेकिन ये आयुष्मान भारत योजना भी जो सरकार पैसा खत्म कर रही है वो टैक्स पेयर के मनी से पैसा खत्म कर रही है, मतलब जो लोग टैक्स भर रहे हैं उससे आप लोगों की हेल्थ सुधार रहे हो। तो इससे बेटर तो ये है कि ये एचएफएसएस फूड की बिक्री को थोड़ा कम कर दो इसके ऊपर टैक्स लगा के। फिर बहुत सारी इंटरनैलिटीज भी हैं, ठीक है भाई। लोग क्या है एग्रेसिव मार्केटिंग को समझ नहीं पाते, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इस एग्रेसिव मार्केटिंग के थ्रू जो चीज उनको बेची जा रही है वो उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये जो एग्रेसिव मार्केटिंग है और आप कह लो कि जो सोसाइटल कॉस्ट है, हार्म है, इसको बस एक तरीके से रोका जा रहा है कि भाई टारगेटेड और इफेक्टिव तरीके से आप टैक्स लगा दो। तो टैक्स लगाओगे तो जो डेट्रीमेंटल कंजम्पशन है उसको हम कुछ हद तक रोक पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो टोबैको और अल्कोहल जैसे सिन गुड्स के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है। जो ये एचएफएसएस टैक्सेशन है ना, इसको लगाने का तरीका हमें यह नहीं देखना है कि हम ओवरऑल इन टैक्सेस को लगा के पैसा कमाएंगे सरकार के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम इसको एज अ फिजिकल टूल इस्तेमाल करके इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की बनाने वाली कंपनियों को इस बात के लिए वो मजबूर करें कि वो हेल्दियर अल्टरनेटिव्स बनाएं। कंपनीज होंगी जिनके ऊपर ये एचएफएसएस टैक्सेशन लगेगा, इनको ये समझ में आएगा कि भाई सरकार इनको अनहेल्दी फूड बनाने से रोकना चाहती है, तो वो अपने आप ओवरऑल अपने प्रोडक्ट्स को कुछ इस प्रकार से रीफॉर्मुलेट करेंगे कि वो हेल्दियर अल्टरनेटिव्स बनाएं, एक ऐसे अल्टरनेटिव जो खा के लोगों को नुकसान भी ना पहुंचे और डेफिनेटली उनके ऊपर से भी टैक्स अवॉइड किया जा सके। रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट कराई गई साउथ अफ्रीका के हेल्थ प्रमोशन लेवी में, जिसमें यह पता चला है कि लार्ज रिलेटिव रिडक्शन इन परचेज ऑफ टैक्सेबल बेवरेजेस अमंग लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो कम पैसे कमाने वाले लोग हैं वो ओवरऑल ऐसे एसएसबीज को, मतलब उन बेवरेजेस को जिसमें चीनी मिली है, नहीं ऑप्ट करते हैं जिनके ऊपर टैक्स ज्यादा है। तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर भी जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज लॉट है वो सबसे पहले हाई एचएफएसएस फूड वाले प्रोडक्ट्स को डिस्करेज करेगा इस्तेमाल करना, और वो बेहतर है दोस्तों। क्योंकि जब एक इंसान को पता है, मेरे आपके जैसे इंसान को पता है कि यार 30 रुपए का चिप्स का पैकेट है, अब इसके ऊपर 30 रुपए का टैक्स लग गया, तो 60 रुपए का चिप्स का पैकेट कौन खरीदेगा? मैं और आप दो, कोई भी सोचेगा कि यार ये क्या बकवास है, इससे बेटर तो घर के अंदर आलू फ्राई कर लो। ठीक है ना भाई, दिमाग में तो आएगा ही ना यार, ठीक है ना, है तो मिडिल क्लास के लोग। हाँ, अब हम लोग उस रिच कैटेगरी को तो बिलोंग करते नहीं कि महीने में 5 10 15 कितने भी आ रहे हैं यहाँ पे कुछ भी खर्च करो। ठीक है ना भाई, तो 5 10 15 लाख की बात कर रहा था ठीक है ना, वो मैंने पूरा बोला नहीं। तो बेसिकली हम जैसे मिडिल क्लास के लोग और जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा के लोग हैं वो डेफिनेटली अगर हाई एचएफएसएस का टैक्स लगा हुआ है किसी खाने के ऊपर तो उसको खाना अवॉइड करेंगे। फिर यहां पे ये बोला जा सकता है कि एक जीएसटी सिस्टम लेके आया जा सकता है एचएफएसएस फूड के ऊपर, जिसको हाईएस्ट रेट स्ट्रक्चर में रखा जा सकता है, जीरो मिनिमल टैक्स रेट में इनको नहीं रखना। अभी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के रिस्पेक्ट में एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि अभी जो जीएसटी रेट्स लगते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर, सॉल्टी स्नैक्स के ऊपर, एसएसबी के ऊपर, वो उनके न्यूट्रिशनल कंटेंट के साथ अलाइन नहीं कर रहे। जैसे कि एसएसबी के ऊपर 28% जीएसटी रेट है, 12% कंपनसेशन से। ठीक है ना भाई, जितनी भी एरेटेड बेवरेजेस हैं उनके ऊपर यूनिफॉर्म टैक्स लगता है, जूसेस के ऊपर 12% का टैक्स रेट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैट किसमें कितना फ्रूट कंटेंट है, कितना शुगर कंटेंट है। तो ऐसे जूस जिसके अंदर शुगर कंटेंट कम हो, फ्रूट कंटेंट ज्यादा, उसके अंदर आप कम जीएसटी लगाओ। ऐसे जूस है जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा, फ्रूट कंटेंट कम है, उसके ऊपर जीएसटी बहुत ज्यादा लगाओ। और जिसमें फ्रूट ज्यादा है, शुगर कम है, उसमें जीएसटी कम लगाओ। तो इससे क्या होगा, आप टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू
ओवरऑल हेल्थियर अल्टरनेटिव्स को की तरफ नज करोगे लोगों को। और डेफिनेटली जब लोगों को पता चलेगा कि यार ये सस्ता है और ये हेल्दी है, तो डेफिनेटली वो लोग वही खरीदेंगे। इतने मतलब अवेयरनेस के बाद कोई ऐसा पागल नहीं होगा जो महंगे में अनहेल्दी अल्टरनेटिव खरीदे। ठीक है ना, अपनी फैमिली के लिए तो इंसान और अपने लिए तो इंसान सोचता ही है। फिर आगे अगला टॉपिक, इंडिया का इथेनॉल कॉन्ड्रम। देखिए, COP28 में 100 से ज्यादा कंट्रीज मिली दुबई में, और उन्होंने प्लेज किया कि वो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक ट्रिपल करेंगे। ठीक है ना भाई। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ भी इसको कभी कभी जोड़ा जाता है। इंडिया के अंदर जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल था वो 1.6% था 2013-14 में। 2022-23 में 11.8% हो गया। टारगेट है 2025 तक 20% का। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग करते थे हम शुगर स्टॉक्स के थ्रू, और शुगर स्टॉक्स 2022-23 में पड़ गए कम, क्योंकि शुगर केन की प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल देखने को मिला है। तो जब शुगर केन की प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल देखने को मिला है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए अब इथेनॉल कहां से लेके आओगे, इसके ऊपर एक सवाल उठता है। तो अब जो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है पीयूष गोयल साहब, उन्होंने मई 2023 में एक स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट एक मेजर ट्रांजिशन कर रही है। जो इथेनॉल हम लोग शुगर से बनाते थे वो ग्रेन से भी बनाया जाएगा, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बनाया जाएगा। अब ये यहां पे एक बहुत प्रॉब्लमेटिक फैक्ट है, ऐसा ये अरिंदम बनर्जी साहब जो कि इस आर्टिकल के ऑथर हैं वो बोलना चाह रहे हैं। जो रिसेंटली ऑथराइजेशन दिया गया है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को, कि भाई आप कॉर्न मेज को प्रोक्योर कर सकते हो इथेनॉल डिस्टिलरीज को देने के लिए, ये अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि कॉर्न, मक्का एक ऐसी चीज है जो एडिबल है, सीधे सीधे खाने में इस्तेमाल होती है। तो मेज फीड से अगर आप इथेनॉल बताते हो, तो इंडिया जैसी कंट्रीज में जहां पे कभी भी फूड की इनसिक्योरिटी आ सकती है, वहां पे खाने के प्रोडक्ट का सीधा सीधा इस्तेमाल आप फ्यूल बनाने में कर रहे हो। देखिए, दुनिया में इथेनॉल के बनाने के लिए दो मेन इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है शुगर केन जो कि मेजरली ब्राजील में पैदा होता है, और एक होता है कॉर्न जिसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूएसए। अब इथेनॉल की प्रोडक्शन ब्राजील और यूएसए में बूम कर गई थी 2000 में, जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए थे। क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस को कम करने के लिए इन्होंने शुगर केन को और कॉर्न को मिला के इथेनॉल बनाया, और इथेनॉल को तेल में मिला दिया। और तेल में इथेनॉल उतना इंपैक्ट डालता नहीं है, तेल की एफिशिएंसी बढ़ी रहती है। तो बेसिकली आप समझ रहे हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग दो चीजों पे चलती है। एक तो शुगर केन को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया, दूसरा आपने मक्के कॉर्न को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया। अब एक डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ शुगर केन एंड कॉर्न क्या है? इथेनॉल में जब आप शुगर केन को यूज करते हो, कॉर्न को यूज करते हो, क्या फर्क है भाई? डिग्री ऑफ फूड फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट का फर्क है। शुगर केन के अंदर दोस्तों क्या होता है कि मोलेसेस होते हैं, एक सी हैवी मोलेसेस होता है, एक बी हैवी मोलेसेस होता है। नॉर्मल कर क्या होता है कि जो चीनी है, जैसे शुगर केन है, गन्ना हुआ, गन्ने को पीस के आपने उसका जूस निकाला, उसी जूस को आप लोग जाके पीते हो। अब क्या होता है कि जूस के निकलने के बाद जो गन्ने का छिलका बचा होता है उसको मोलासेस बोलते हैं। कभी कभी उसी मोलासेस के इस्तेमाल से इथेनॉल बनाया जाता है, कभी कभी उस जूस के इस्तेमाल से भी इथेनॉल बनाया जाता है। तो इंडिया के अंदर शुगर केन बेस्ड जो इथेनॉल था ना, उससे शुगर की प्रोडक्शन उतनी अफेक्ट नहीं होती थी। समझ गए? जो बी हैवी मोलासेस पाथ है वो कम शुगर प्रोड्यूस करता था, क्योंकि इसमें जो गन्ने का आप वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इथेनॉल बनाते थे। लेकिन सी हैवी में ओवरऑल वो गन्ने का जूस जिससे चीनी बनती है, उसी जूस को आप इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर रहे हो। तो शुगर केन के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन मिलता है कि शुगर केन के बाई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करके आप इथेनॉल बना लो और उससे शुगर भी बना लो। तो शुगर की प्रोडक्शन उतनी इंपैक्ट नहीं होगी, खासकर अगर आप बी हैवी मोलासेस को इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन कॉर्न में दोस्तों ऐसा नहीं है। कॉर्न तो पूरा का पूरा एडिबल है। कॉर्न को, जो कि सीधे की सीधे एक फूड प्रोडक्ट है, इसको अगर आप इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करोगे तो आदमी का खाना और जानवरों का खाना आप इफेक्ट कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप यहां पे क्या काम कर रहे हो? एक तो फूड इनसिक्योरिटी को बढ़ा रहे हो, क्योंकि खाने की चीज को आप इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल करो जो कि अल्टीमेटली फ्यूल में यूज होगा। दूसरा, आप एक काम ये कर रहे हो कि फूड के दाम को क्रूड ऑयल के दाम के साथ जोड़ रहे हो। भले आप ज्यादा इथेनॉल बना के क्रूड ऑयल में मिला के क्रूड ऑयल के दाम कम कर दो, लेकिन आप खाने का दाम बढ़ा दोगे तो आदमी की, एक आम आदमी की पॉकेट पे तो उतना ही वजन आ जाएगा ना। आपने अच्छा क्या किया? अगर आप 2004 से 14 की बात करो, बहुत हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस थे दुनिया भर में। इसने इथेनॉल और कॉर्न के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया। अब जब हाई कॉर्न के प्राइसेस बढ़े तो मक्का महंगा हुआ। मक्के महंगे महंगे होने की वजह से जो बाकी सॉफ्ट ग्रेन्स थे वो भी महंगे हो गए। ज्वार भी महंगा हो गया, गेहूं भी महंगा हो गया, वीट बार्ले।
इससे लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में कॉर्न वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में कॉर्न वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफिनेटली ये जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, यूएस के एग्जाम्पल से हमको सीखना चाहिए। यूएस ने भी एक समय पे कॉर्न का इस्तेमाल किया था इथेनॉल बनाने के लिए, और यूएस के अंदर कॉर्न की कमी बढ़ गई थी, कॉर्न का इन्फ्लेशन बढ़ गया था, जबकि उन्होंने कुछ ही परसेंट इस्तेमाल किया था। ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, only 5 to 7% of the words, though only 5 to 7% of the words corn output were used for ethanol production at its peak of the US corn-based ethanol program. The price effect was widespread. मतलब कि केवल 5 से 7% दुनिया का कॉर्न का प्रोडक्शन इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया, उसके बावजूद कॉर्न के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि फूड क्राइसिस सी आ गई थी 2006 से लेकर 2014 के बीच में। तो इससे भारत सरकार को फिर से सोचना चाहिए कि हम ये जो ग्रेन बेस्ड प्रोग्राम बना रहे हैं कि भाई चलो शुगर केन की प्रोडक्शन कम हुई तो मक्के का इस्तेमाल करके इथेनॉल बना लो और उसको तेल में मिला दो, ये प्रोग्राम हमारा उतना सेट बैठता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग लिंक है क्रूड प्राइसेस और फूड प्राइसेस के बीच में। और एग्री फ्यूल के जमाने में ओवरऑल अगर आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस को कम भी कर लेते हो और उसको कम करने के चक्कर में आप फूड की प्राइसेस बढ़ा देते हो तो ओवरऑल वो नेगेटिव ही हो जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है ना, वो 2014 के बाद सॉफ्टन हुआ, जब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस $80 पर बैरल के नीचे आ गए। ठीक है ना, जिसने यूएस की इथेनॉल ब्लेंडिंग ट्रेजेक्टरी को भी स्लो डाउन कर दिया। जो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी थी ना ऑयल की प्राइसेस की, इसने फूड प्राइसेस को फिर से पुशअप कर दिया। 2021 में जो फूड प्राइस इंडेक्स था इसने ब्रीच कर दिया 2011 के प्रीवियस रिकॉर्ड लेवल्स को। यूएस में देखो तो कौन है, यूएस के अलावा अगर आप ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात कर लो तो शुगर केन ब्राजील में, इंडिया में काफी होता है। तो शुगर केन को ऑब्वियस ही बात है इस्तेमाल किया गया इथेनॉल के लिए। लेकिन अब एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, शुगर केन आपको पता होना चाहिए, गन्ना एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। शुगर केन के पौधे को खेती करने के लिए आपको बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, और इंडिया ऑलरेडी वाटर डिस्ट्रेस्ड है। तो इंडिया जैसे देश में वाटर इंटेंसिव शुगर केन को उगा के अगर आप इथेनॉल बना भी रहे हो तो आप अपनी वाटर टेबल्स को हिला रहे हो। तो यहां पे अप्रोप्रिएट लैंड यूज पॉलिसी लाने की जरूरत है, प्रॉपर मार्केट डायनामिक्स और बैलेंस को स्टडी करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम शुगर केन और ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बनाने के चलते अपने क्रूड ऑयल और एमिशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, लेकिन 10 और प्रकार की सॉल्वर्स बढ़ा ले, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा ले, वाटर टेबल को और डिस्ट्रेस कर दे। ये नहीं करना है। तो जो भी हमारी ये जर्नी है ना सस्टेनेबल फ्यूल्स की तरफ, हमें मोलासेस के तरीके से चाहे ग्रेन बेस्ड तरीके से इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को 2025 तक मीट करना हो, ये सब कुछ बहुत सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी वाला एंगल यहां पे बने रहना चाहिए। बस एक टारगेट को पाने की चाह में अनसस्टेनेबल तरीके से कुछ भी करते चले जाओ, दैट विल नॉट बी अ राइट स्टेप। और कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये बात समझ में भी आई है। देखिए जो केन जूस है, केन जूस मतलब गन्ने को आपने मतलब दबा के क्रश करके जो जूस निकाला उसको आप पीते भी हो, अब उसको आप इस्तेमाल करते हो शुगर बनाने में, उसको कभी कभी आप इस्तेमाल करते हो इथेनॉल बनाने में। अगर उस केन जूस को इस्तेमाल किया जाने लगे इथेनॉल को बनाने में, जो कि इंडिया में किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो शुगर केन के और शुगर के प्रोडक्शन को बहुत कम कर देगा। ये बात कहीं ना कहीं सरकार को समझ में आई। 7 दिसंबर 2023 को एक ऑर्डर आया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का, जिसने बैन कर दिया यूज ऑफ केन जूस को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। एक टाइमली करेक्टिव स्टेप था। तो भाई एक ट्रांजिशन टू ग्रेन बेस्ड एथेनॉल लाने का जो हम कोशिश कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने 2025 के टारगेट अचीवमेंट को, इससे ओवरऑल सरकार कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को रोक पाएगी। आगे आने वाले समय में इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से आगे लेके जाना है हमें, लॉन्ग टर्म पिक्चर को, जिसमें बाकी सारे एंगल्स, फूड इन्फ्लेशन, हमारे ग्राउंड वाटर के टेबल्स, इन सबको हैंडल करके चलना है। ठीक है भाई, ये सब बातें आपको बताई जा रही है। फिर धारावी रैंप इन टर्मोइल, ये बेसिकली आर्टिकल डील करता है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, जो कि अदानी को दिया गया। भैया 16 दिसंबर को फ्लैग और बैनर को लेते हुए और स्लोगन नारेबाजी करते हुए कि रिमूव अदानी सेव धारावी, हजारों की तादाद में जो प्रोटेस्टर्स थे जिनको लीड कर रही थी अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने महाराष्ट्र में मार्च की और गौतम अदानी के जो मुंबई ऑफिस उसके बाहर गए। ये जो 23,000 करोड़ का धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, इसके अगेंस्ट ये लोग बवाल कर रहे हैं। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम क्लस्टर है और दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है। यहाँ पे 58,000 से ज्यादा फैमिलीज रहती हैं, जो कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल में आई हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट से पिछले कई डेकेड्स में। 300 हेक्टेयर का जो स्लाइस प्राइम लैंड है उसके ऊपर खड़ा होता है धारावी प्रोजेक्ट, और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से नजर आता है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इंडिया की प्रीमियर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है।
अब पिछले 2 डेकेड्स में महाराष्ट्र की सरकार स्ट्रगल कर रही है कि वो एक परफेक्ट बिडर ढूंढ पाए इस पर्टिकुलर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कोई बना सके, ये अपने आप में सिटी विद इन अ सिटी है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे सारे स्लम डॉलर्स को रिलोकेट करना, उनके बिजनेसेस को रिलोकेट करना, जब तक रीडेवलपमेंट फिनिश ना हो जाए। 1999 में बीजेपी और शिवसेना की सरकार ने पहली बार प्रपोज किया था कि धारावी को रीडेवलप करेंगे। 2004 में कांग्रेस की सरकार, जिनको लीड कर रहे थे लेट विलासराव देशमुख, इन्होंने धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, जिससे मुंबई को एक स्लम फ्री सिटी बनाने की बात की गई। लेकिन अब ये जो स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी, ये प्रोजेक्ट कभी चल नहीं पाया। क्यों? एसऑरए के अकॉर्डिंग 48.35% मुंबई की आबादी स्लम्स में रहती थी, जो कि 24% इलाका घेरते हैं मुंबई शहर का, ठीक है ना। अब बहुत सारे सालों में ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए गए, 2007, 9, 2011, 2016, 2018, 2022। बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए, 101 एप्लीकेंट्स थे 2007 में, कुछ इंस्टेंसेस में कोई एप्लीकेंट आया ही नहीं, ठीक है। नवंबर 2022 में अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को सक्सेसफुली सिक्योर किया 259 हेक्टेयर्स का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू। कॉन्ग्लोमरेट ने कोट किए थे 5069 करोड़ रुपीस, डीएलएफ ग्रुप ने कोट किए थे 2025 करोड़। तो ये जो रीडेवलपमेंट प्लान है ना, ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच थी रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल की। मतलब रेजिडेंशियल आप कह लो बिल्डिंग्स ही बनाई जाएंगी, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स ही बनाई जाएंगी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स ही बनाई जाएंगी। तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, वहां पे जो धारावी के स्लम में कुछ लोग रह रहे हैं ना लंबे समय से, उनको वहां पे जगह भी दी जाएगी रहने की। किस हिसाब से जगह दी जाएगी वो थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। अब प्रॉब्लम यहां पे है दोस्तों कुछ और। प्रॉब्लम यह है, नवंबर 2018 में जो राज्य सरकार थी, उसने उस समय के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप के अंदर एक नया मॉडल लेके आया था स्लम को रिडेवलप करने के लिए। दुबई बेस्ड कंसोर्टियम है सेकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन। इन्होंने सक्सेसफुली बिड किया अदानी के अगेंस्ट जनवरी 2019 में। टेंडर अवार्ड नहीं किया गया। देखिए क्या था, 47.5 एकड़ का रेलवे लैंड इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आएगा नहीं आएगा, इस बात को लेकर डाउट था। बाद में वो लैंड आ गया। अब उससे पहले ही ओवरऑल इस लैंड का अलॉटमेंट कर दिया गया था सेकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन को। बाद में क्या हुआ कि भाई चूंकि पहले वाले टेंडर में ये रेलवे लैंड नहीं था, बाद में रेलवे लैंड आ गया, तो 2020 अक्टूबर 2020 में जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार थी उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप के अंदर, उन्होंने टेंडर को कैंसिल कर दिया और उन्होंने बोला नया टेंडर निकाला जाएगा, ठीक है ना भाई। और एमवीए के गवर्नमेंट ने बोला कि इस टेंडर को कैंसिल करने की वजह यह थी कि केंद्र की सरकार डिले कर रही थी रेलवे लैंड को ट्रांसफर करने के लिए। अब चूंकि रेलवे का लैंड ट्रांसफर हो गया है, तो अब हम नए टेंडर्स निकाल सकते हैं। लेकिन फिर बाद में वो पॉलिटिकल उठापटक हो जाती है, वो आपको पता ही है, एकनाथ शिंदे जी की सरकार आ जाती है और उद्धव ठाकरे जी पावर से चले जाते हैं, ठीक है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब अक्टूबर 18 को मिलते हैं, एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन करते हैं कि जो रेलवे लैंड है दादर के अंदर, वो इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दे दिया जाएगा। अब भाई एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत नाराज है, वो है दुबई की सेकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन। उन्होंने एक लीगल सूट लॉन्च कर दिया राज्य की सरकार के अगेंस्ट कि भाई तुमने पहले हमको ये टेंडर अलॉट किया था, तो 47.5 एकड़ के जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस उनको मिला के इस टेंडर हमको दो, तुम अब दूसरी पार्टी को टेंडर क्यों दे रहे हो? तुमने अदानी को कैसे टेंडर दे दिया? तो इनका ये इल्जाम है कि अदानी ग्रुप को फेवर किया गया है इस टेंडर अलॉटमेंट में, ठीक है। अब क्या है, ठाकरे जी ताकत में नहीं है। अब सेकलिंग का टेंडर कैंसिल ठाकरे साहब ने किया था, लेकिन ठाकरे जी और बहुत सारे अपोजिशन लेंडर्स बोल रहे हैं कि भाई अदानी ग्रुप को गलत तरीके से टेंडर दिया गया है, यहां पे फेवर किया गया अदानी ग्रुप। ओके, नवंबर ने भी कांग्रेस ने इल्जाम लगाया बीजेपी की सरकार के ऊपर कि अदानी ग्रुप को फेवर करने के लिए ओवरऑल ये टेंडर रीअलोट किया गया, पहले से लिया गया, हालांकि पहले वाला टेंडर कैंसिल उद्धव ठाकरे साहब ने किया था। फिर कुछ यहां पे चीजें जैसे कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया, इंडेक्सेशन के नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है। जो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंटल राइट्स हैं धारावी के अंदर, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से अदानी के हाथ में रखे गए। कोई भी नया प्लेयर आके अगर इन जगहों पे सब प्रॉपर्टी वगैरह खरीदता है, तो 40% मिनिमम अदानी से खरीदनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज कर दी गई हैं, जो कि फाइनेंशियली बहुत हद तक सूटेबल हैं अदानी ग्रुप के लिए। तो इस बात को लेके अपोजिशन अक्सर कर यहाँ पे मार्च निकाल रही है कि हाँ भाई ये गड़बड़ हुआ है, गलत हुआ है, गलत प्रकार से अदानी को यहाँ पे टेंडर दिया गया है, टीडीआर सेल क्लॉज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया गया है अदानी के लिए, धारावी के रेजिडेंट्स की कॉस्ट पे यहाँ पे अदानी को बेनिफिट किया जा रहा है। हालांकि अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे रेजिडेंट्स को हटा दिया जाएगा, तो इन रेजिडेंट्स को कुछ रहने के लिए दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा?
तो भाई देखिए दिया जाएगा। किस प्रकार से दिया जाएगा? तो ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी 1, 2000 से पहले जो लोग झुग्गी झोपड़ी में धारावी में रह रहे हैं उनको 300 स्क्वायर फीट के हाउस दिए जाएंगे, अगर वो ये प्रूव कर पाते हैं कि हाँ भाई वो जनवरी 1, 2000 पहले से रह रहे हैं। जो 2000 से लेकर 2011 के बीच में आया है उसको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे इस पर्टिकुलर धारावी जोन में जो भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे वहां पे घर दे दिया जाएगा 300 स्क्वायर फीट का, या जो भी इनका एग्रीमेंट है उसके हिसाब से। पहले के एग्रीमेंट में बताया गया था कि 500 स्क्वायर फीट के हाउसेस दिए जाएंगे, बाद में बोला गया कि 300 स्क्वायर फीट के हाउस दिए जाएंगे। अब जो लोग मुंबई से बाहर रहते हैं उनको लगता होगा कि यार 300 स्क्वायर फीट तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुंबई के अंदर एक रूम किचन के फ्लैट में लोग रहते हैं और वो भी 300 स्क्वायर फीट वगैरह की होती है। तो मुंबई के अंदर या तो आप बहुत सुपर रिच हो तो बड़े घर में रह पाओगे, या फिर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में और आपको सरकारी क्वार्टर मिल गया तो आप थोड़े बड़े घर में रह पाओगे, नहीं तो ज्यादातर लोग मुंबई में छोटे मोटे घरों में ही रहते हैं, मजबूरी है क्योंकि मुंबई जगह ही ऐसी है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही, तो इस बात को लेके यहाँ पे बवाल हो रहा है, ओवरऑल सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये धारावी वाला जो प्रोजेक्ट है, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसको लेके यहाँ पे जो बवाल हो रहा है उसके बारे में हमने एक आर्टिकल देखा। बाकी जो डिटेल्स दी वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा एक क्रक्स होता है आपको बताना कि भाई आपको ओवरऑल पता हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है ना, अब यहाँ पे स्पेसिफिक न्यूएंसेस की ये घपला अदानी कर रही है और ओवरऑल सरकार के ऊपर ये चार्जेस है, इसमें मत घुसिए, ये थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है आर्टिकल, और उतना पॉलिटिकल करने की हमें जरूरत नहीं है। फिर अगले, मेजरिंग साइंटिस्ट प्रोडक्टिविटी विद नंबर्स अंडरमाइंस साइंस, यहां पे क्या बोला जा रहा है? इस पर्टिकुलर साइंस वाले टॉपिक से पहले मैं ये छोटा सा टॉपिक आपको समझाना चाहूंगा। गवर्निंग इजिप्ट ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस इज नॉट इजी। देखिए, अब्दुल फतेह अल सीसी ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। 2013 में इन्होंने मिलिट्री कूप के थ्रू पावर कैप्चर की थी और इस बार इलेक्शंस में ये फिर जीत के आ चुके हैं, और इलेक्शंस में जीत के आना इनका तय है, चूंकि इजिप्ट के अंदर एक प्रॉपर परंपरा रही है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वही जीतता है। रीजन बीइंग प्रॉपर डेमोक्रेसी इजिप्ट के अंदर है नहीं, इलेक्शन मेथोडोलॉजी के ऊपर इनका काफी कंट्रोल है। ठीक है, तो दिसंबर 10 से 12 में जो इलेक्शन हुए, मिस्टर अब्दुल फतेह अल सीसी फॉर्मल जनरल है, मिलिट्री वाले आदमी हैं। ठीक है ना भाई, इनके अगेंस्ट में केवल लिटिल नोन 3 कैंडिडेट्स खड़े थे। जो इनका मोस्ट वोकल अपोनेंट था अहमद तंतवे, उसको इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया। स्टेट एफिलिएटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने कैंपेन कवरेज किया, प्रेसिडेंट के अचीवमेंट्स को बताया, और अनसरप्राइजिंगली 89.6% वोट्स मिले हैं और अब्दुल फतेह अल सीसी को 2030 तक इजिप्ट के ऊपर राज करने की अथॉरिटी दे दी गई है। मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री है इजिप्ट, लेकिन वहां पे अपने खुद के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। मिस्टर सीसी ने इजिप्ट की फर्स्ट फ्रीली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मोरसी को हटाया था, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड का था। आपको पता होना चाहिए था, अरब वर्ल्ड में 2011 में एक रेवोल्यूशन आया था और इजिप्ट का जो डिक्टेटर था होस्नी मुबारक, उसको हटा दिया गया था। उसके बाद इलेक्टेड बंदा आया था कौन इजिप्ट के अंदर? आपका होस्नी मुबारक, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी का, सॉरी ये मोहम्मद मोरसी जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी का था, और उसके अगेंस्ट ही 2013 में कूप किया था अब्दुल फतेह अल सीसी ने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो अब्दुल फतेह अल सीसी साहब हैं बड़े अच्छे इंसान हैं, मतलब ऐसा बताया जाता है, बोलते हैं कि भाई जो होस्नी मुबारक के समय के दिन थे कुछ वैसे अब्दुल फतेह अल सीसी के समय पे भी हुए हैं। 14 अगस्त 2013 के बाद जो मुस्लिम ब्रदरहुड के फेवर वाले प्रोटेस्टर्स थे, हंड्रेड्स की तादाद में इनको मारा गया है ताकि ऑर्डर को रिस्टोर किया जा सके, क्रिटिसिज्म और डिसेंट को प्रॉपर तरीके से दबा दिया गया। और अब्दुल फतेह अल सीसी ने इजिप्ट में अपने आप को इस प्रकार से दिखाया कि ये सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी हैं, बल्कवर्क अगेंस्ट टेरर हैं। सबसे खास बात यह है कि इन्होंने एक एम्बिशियस डेप्थ फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। मतलब दूसरी कंट्रीज से उधार लेते हैं और अपने आप पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं। काउरे को बाहर ये एक न्यू डेजर्ट कैपिटल सिटी भी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब ऑलरेडी इजिप्ट में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे इजिप्ट में इस समय पर हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, 35% का इन्फ्लेशन है। ऑलरेडी बहुत सारे इजिप्टियंस पॉवर्टी में जा चुके हैं। इनका एक्सटर्नल डेप्ट 162.9 बिलियन डॉलर से दिसंबर 2022 में, जो कि इनकी जीडीपी का ऑलमोस्ट 40% है। मतलब इनकी जीडीपी लगभग 400 बिलियन डॉलर्स के लगभग ही। 2024 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैवी रीपेमेंट्स करने हैं और इसके लिए जो फॉरेन क्रेडिटर्स और आईएमएफ है इसके साथ ऑलरेडी इजिप्ट बातचीत कर रहा है। तो बेसिकली इजिप्ट की इकोनॉमिक हालत अगर कम शब्दों में बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है। उसके साथ साथ ये जो इजराइल का वॉर हुआ है गाजा के ऊपर, ये जो इजिप्ट के साथ बॉर्डर है आपका इजराइल का, ठीक है ना, राफा क्रॉसिंग जो है, उसके चलते बहुत सारे लोग इस राफा क्रॉसिंग के पास आके खड़े हो गए हैं।
प्रो पैलेस्टीनियन सिंपैथीज इजिप्ट में बहुत ज़्यादा हैं। अब इजिप्ट के लीडरशिप का अलग सोचना, देखिए लोग बड़े भावुक हो जाते हैं, धार्मिक नाम पे हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जाता है, इस प्रकार से सोच के जो इजिप्ट की जनता है वो बहुत भावुक है। लेकिन जो इजिप्ट की लीडरशिप है वो ये देख रही है कि ऑलरेडी इसराइल के साथ एक पीस ट्रीटी 1979 में साइन हुई है, इसराइल वैसे पागल कंट्री है तो इसके साथ लड़ना ठीक है नहीं। बॉर्डर के दूसरे तरफ गाजा पट्टी में बहुत सारे बम गिरा रहा है। ऑलरेडी इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला एक बार इसराइल छोड़ चुका है, तो फिर से यहाँ पे इसराइल से लड़ने पे आ जाए इजिप्ट, वो इतना रिस्क लेना नहीं चाहते। तो वो बॉम्बार्डमेंट को पब्लिकली कंडेम जरूर करते हैं, सीज फायर की बात करते हैं, बट एक लिमिट से ज़्यादा इसराइल से पंगेबाजी के मूड में भी नहीं है, क्योंकि उनके पास खुद की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे टेरर ग्रुप्स इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं सिनाई पेनिनसुला में, अलकायदा वहाँ पे एक्टिव हो रखा है। तो बेसिकली जैसे जैसे जंग बढ़ती जा रही है, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम एक बड़ी कैलेमिशियस प्रॉब्लम बन सकती है इजिप्ट के ऊपर, क्योंकि इजिप्ट के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा कि राफा क्रॉसिंग को खोला जाए, बहुत सारे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को इजिप्ट के अंदर आने लिया जाए। और अगर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज बड़ी तादाद में इजिप्ट के अंदर आ जाते हैं तो बड़े केस में ऑलरेडी इजिप्ट के लोगों के पास रहने खाने पीने का पैसा नहीं, उनकी इकोनॉमी शैम्बल्स में, और रिफ्यूजीज वहां पे आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा वो सोचेंगे। तो भाई अब सही बात है कि इसराइल गलत कर रहा है गाजा पट्टी के ऊपर, लेकिन गाजा के पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए भी ये इजिप्शियंस पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं साइंटिस्ट की प्रोडक्टिविटी को लेके जो आर्टिकल है इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू के इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि 1 लाख साइंटिस्टों की न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे लिस्ट निकाली गई है टॉप की, और उसमें से जो टॉप 2% साइंटिस्ट हैं वैरायटी ऑफ फील्ड्स में, वो कहां पे हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पे। और ये मोस्टली साइटेड साइंटिस्ट हैं, तो मतलब बेसिकली जो टॉप 2% है, ये टॉप 2% साइटेशन काउंट के बेसिस पे है। अब आप बोलोगे साइटेशन काउंट क्या होता है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन साइंटिस्ट भी इस टॉप की लिस्ट में अवेलेबल हैं, तो पब्लिकली इंडिया को तो खुश होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भैया हमें समझना जरूरी है कि जो टॉप 2% की रैंकिंग है साइंटिस्ट की, बेस्ट साइंटिस्ट की, इसने एक्चुअली में मेजर क्या किया है, किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि ये टॉप 2% है। तो ये जो टॉप 2% का रैंकिंग सिस्टम है ना, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड साइटेशन पे बेस्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड साइटेशन मेट्रिक पे बेस्ड है, जो कि सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन में चलती है। तो साइंटिफिक रिसर्च सेटिंग में साइटेशन एक रेफरेंस है टू अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना भाई? ऑलरेडी एक बुक पब्लिश हो चुकी है, एक पेपर पब्लिश हो चुका है, आपको पता है साइंटिफिक जर्नल्स में एक आर्टिकल पब्लिश होता है। जैसे मान लो मैं या आप एक साइंटिस्ट हो, आपने एक आर्टिकल पब्लिश किया एक साइंटिफिक जर्नल में, उस आर्टिकल का रेफरेंस मैंने अपने आर्टिकल में दिया, फिर किसी और दूसरे पर्टिकुलर साइंटिफिक ऑथर ने अपने आर्टिकल में दिया, तो जितनी बार ये ओरिजिनल आर्टिकल साइट होगा अलग अलग साइंटिफिक जर्नल्स में, उतना ही ज्यादा उसका साइटेशन बढ़ेगा, साइटेशन इंडेक्स बढ़ेगा। और जितनी बार ये आर्टिकल के कंटेंट्स को इस्तेमाल किया गया अलग अलग साइंटिफिक पब्लिकेशंस में, इस पे डिसाइड किया जाएगा कि हाँ भाई वो ओरिजिनल आर्टिकल कितना बढ़िया था और उसको लिखने वाला ऑथर कितना बढ़िया था, और उसी के बेसिस पे डिसाइड किया गया कि टॉप 2% साइंटिस्ट कौन है। अब इसमें कुछ और इंट्रिकेसीज हैं, जैसे कि एलवाइजर, ठीक है ना, पब्लिशर एलवाइजर ने क्या किया है कि समझिए 6 साइटेशन इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया गया कि पहली बात, एक पर्टिकुलर पेपर के कितने साइटेशन है। ठीक है ना भाई? अब जिस पेपर के साइटेशन है उस पेपर के अंदर प्राइमरी ऑथर कौन था, समझे भाई? उसके अंदर सिंगल ऑथर क्या था, या अगर सिंगल ऑथर नहीं थे तो क्या को ऑथर्स थे, तो सिंगल ऑथर कौन था, फर्स्ट ऑथर कौन था, लास्ट ऑथर कौन था, इन सब चीजों को देखा गया। उसका एच इंडेक्स कितना था, मतलब कितनी बार उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने अलग अलग ओवरऑल साइंटिफिक आर्टिकल्स को रिव्यू किया है, उसमें अपने इनपुट्स दिए हैं। तो इन सब चीजों के होलिस्टिक इंडेक्स निकाला गया, और एक पर्टिकुलर साइंटिफिक ऑथर ने कितने पेपर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके पेपर्स को कितनी बार अलग अलग जगह पे साइट किया गया, इसके बेसिस पे टॉप के 2% साइंटिस्ट की लिस्ट निकाली गई, टॉप के 1 लाख साइंटिस्ट की लिस्ट निकाली गई, जिसमें टॉप 2% आपके स्टैनफोर्ड के। ठीक है, ये बात यहां पे बताई जा रही। तो एक सिंगल कैलेंडर ईयर में ओवरऑल आपके लिखे हुए आर्टिकल्स कितना साइड हुए, आपकी लिखी हुई रिसर्च कितना साइड हुई, इसके बेसिस पे यहां पे ये सारे रिजल्ट निकाले जा रहे हैं। ओके, तो दिस वे यूजिंग डिफरेंट साइनोमेट्रिक इंडिकेटर्स मेनी साइंटिस्ट हैव attempted to numerically quantify their peer scientific achievement। यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, यहां पे ओवरऑल ऐसा नहीं है कि केवल एक ओवरऑल टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट निकाली गई है, बहुत सारे साइंटिस्ट की लिस्ट निकाली गई टॉप की। जैसे कि एक एडी साइंटिफिक इंडेक्स आया था जिसने प्रोडक्टिविटी कॉफिशिएंट ऑफ अ साइंटिस्ट को एच इंडेक्स से मेजर किया, ठीक है ना।
जिसमें I10 इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। I10 इंडेक्स क्या है? नंबर ऑफ पब्लिकेशंस विद एटलीस्ट 10 साइटेशंस। कितनी ऐसी पब्लिकेशन जिसमें कम से कम 10 साइटेशंस हो आपके, मतलब 10 बार उसको अलग अलग जगह पे साइट किया गया हो। या फिर एच फ्रैक करके इंडेक्स निकाला गया, जो कि को ऑथर्स के साथ फ्रैक्शनल एलोकेशन करता है साइटेशंस का। एक ऑथर कंट्रीब्यूशन स्कोर निकाला गया है, जो कि कॉन्टिन्यूस स्कोर है, साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को मेजर करता है दूसरे ऑथर्स के रिस्पेक्ट में। तो ये सब न्यूमेरिकल मेजर्स हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं कि आपके साइटेशंस, आपके पब्लिकेशंस किस जगह पे कितने पब्लिश हुए हैं, और उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए गए हैं। समझे भाई? इससे भाई रिसर्च प्रोडक्टिविटी को चेक किया जा रहा है कि आपकी लिखी हुई चीज से किस जगह पे कितना साइटेशन हुआ है। लेकिन अब यहां पे कुछ प्रॉब्लम है भाई। देखिए, जो रैंकिंग सिस्टम और इंडाइसेस केवल क्वांटिटेटिव डाटा पे रिलाई करते हैं, वो उस पर्टिकुलर चीज के होलिस्टिक इंपैक्ट को ग्राउंड लेवल पे नहीं समझ पाते। समझ गए बात को? जैसे यहां पे क्या लिखा जा रहा है, आ साइंटिस्ट विद 3500 citations in biology could have accrued half of them from review articles, which are articles that survey other published work instead of reporting original reports। कई बार क्या होता है कि आप एक साइंटिफिक ऑथर हो, तो आप केवल आर्टिकल पब्लिश नहीं करते हो, दूसरे पब्लिश आर्टिकल को रिव्यू भी करते हो। तो अगर आप ज्यादा आर्टिकल्स को रिव्यू कर रहे हो तो आपका नाम वहां पे आ जाएगा कि रिव्यूड बाय दिस दिस। तो अब इससे होता क्या है कि एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ज्यादा से ज्यादा पेपर्स को लिखने की कोशिश करता है और ज्यादा से ज्यादा पेपर्स को रिव्यू करने की कोशिश करता है। इससे ओवरऑल ऑनलाइन जर्नल्स में जो उसका नाम है वो ज्यादा बार रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन ज्यादा बार रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उसकी रिसर्च के अंदर दम है। समझ गए? हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ऐसा साइंटिस्ट हो जिसने 2 या 3 आर्टिकल्स ही लिखे हो, लेकिन उन 2-3 आर्टिकल्स का ग्राउंड लेवल पे जो साइंटिफिक इंपैक्ट है वो बहुत ह्यूज हुआ हो। तो इस बात, ग्राउंड लेवल पे इंपैक्ट एसेस नहीं किया जा रहा है इस साइंटिफिक रैंकिंग में, केवल साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को एसेस किया जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि 1971 से 2015 में जिस पर्टिकुलर ऑथर ने 28 पेपर्स लिखे और 700 साइटेशन है, वो बराबर है उस ऑथर के जिसने 2004 से लेकर 2020 में 33 पेपर्स लिखे हैं। ठीक है ना? और उतने ही नंबर ऑफ साइटेशन, 700 साइटेशंस के साथ। तो इससे यह भी पता चल रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के साथ ऑनलाइन एक्सेस करना बहुत आसान हो रहा है, तो उसके चलते भी ओवरऑल लोग क्वांटिटी को बढ़ा पा रहे हैं, और क्वांटिटी को बढ़ाने के चलते अपनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे उस साइंटिफिक इनोवेशन का क्या होलिस्टिक इंपैक्ट आया है, इसका असेसमेंट नहीं किया जा रहा। तो बस ओवर वैल्यूएशन हो रहा है नंबर ऑफ पब्लिकेशंस का, साइटेशंस का, ऑथरशिप को देखा जा रहा है। और ये एक प्रकार की अनएथिकल साइंटिफिक प्रैक्टिसेस है, जहां पे आप क्वांटिफिकेशन के आधार पर किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट की प्रोडक्टिविटी को एसेस कर रहे हो, जबकि प्रोडक्टिविटी एसेस होनी चाहिए इस बेसिस पे कि एक्चुअली में उस साइंटिस्ट ने जो साइंटिफिक रिसर्च की है उसका ग्राउंड लेवल पे इंपैक्ट क्या है। तो इससे वो लोग डिवैल्यू हो रहे हैं जो कि क्वालिटी की तरफ भागते हैं, क्वांटिटी की तरफ नहीं भागते हैं। जबकि क्वालिटी वाला इंसान ग्राउंड लेवल पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है वो आप समझ ही सकते हो। ठीक है ना भाई? तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं। और एक साइंटिस्ट केवल रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं होता है दोस्तों, एक साइंटिस्ट टीचिंग में, मेंटरिंग में, कम्युनिटी सर्विस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आउटरीच में इन्वॉल्व होता है। तो मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च के साथ साथ इन सब कामों में भी अपना योगदान दिया है, तो इन सब कामों का क्वांटिफिकेशन आप कैसे करोगे? केवल किसी ने रिसर्च कर दी, दिन रात बैठ के वो रिसर्च कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, ना टीचिंग की, ना मेंटरिंग की, ना कम्युनिटी सर्विस की, ना आउटरीच किया, ना एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो इन सब चीजों को मैटर किए बिना आप रैंकिंग निकालोगे तो भी वो होलिस्टिक रैंकिंग नहीं होगी। ठीक है? तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के आधार पर रैंकिंग निकालना गलत है। शायद यही यहां पे ओवरऑल करिश्मा कौशिक जी बताने की कोशिश कर रही हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये इंडिया बायोसाइंस की। ठीक है ना भाई? चलिए भाई अगले आर्टिकल पे चलते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब एक बजटिंग पे आर्टिकल है और एक सीओपी 28 पे आर्टिकल है। काफी बड़ा हो गया आज का लेक्चर। बड़े लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में एक्चुअली में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत देर तक बोलना पड़ता है, बहुत सारा टाइम जाता है, बट ठीक है। अब ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की डिफेंस बजटिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रही है कि जो डेटरेंस का एजेंडा है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। डेटरेंस का एजेंडा मतलब इंडिया के पास जो मिलिट्री पावर हो वो इतनी ज्यादा बड़ी हो, हमारा डिफेंस प्रोसीजर, हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इतनी बड़ी हो कि कोई भी दूसरी कंट्री हम पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऐसा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इंडियन एयरफोर्स का, इसको बोला गया मदर ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट्स। 2007 में $10 बिलियन का खर्चा था।
बाद में बोला गया कि जो 36 रफाल जेट्स हैं वो बहुत कम है, क्योंकि हमें कम से कम 126 जेट्स की जरूरत है। बाद में बहुत सारे आईएफ चीफ्स ने बोला कि इंडिया के अंदर जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है इंडियन एयरफोर्स की वो कम हो रही है, अभी के समय पे 32 है, जबकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 35 की, और 35 स्क्वाड्रन आने में हमें 10 साल लग जाएंगे। ये करंट आईएएफ चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बोला। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के पास भी ओवरऑल मिलिट्री हार्डवेयर की कमी है, मेजर डिफिशियंसीज वहां पे भी रिपोर्ट हुई हैं। इंडिया इस समय पे इलेक्शन मोड में है और बहुत सारे टैक्स सॉप्स और जनरल सॉप्स इलेक्टोरेट को दिए जाएंगे। जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, जिसके चलते जो डिफेंस का बजट एलोकेशन होगा 2024-25 में, ये यहां पे कम पड़ सकता है, और इससे इंडिया का जो डेटरेंस पोस्चर है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, ये भी यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्योंकि अफोर्डेबल डिफेंस क्या है भाई, आपको समझना पड़ेगा कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और कई बार बहुत सारे ऑडिट्स के थ्रू बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं कि हाँ भाई इंडिया उतना हद तक मिलिट्रीली प्रिपेयर्ड नहीं है, चीजें कम है वगैरह वगैरह। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन एयरफोर्स 97 और तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट्स को बना रहा है, ओके भाई, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। अब कहीं ना कहीं इसको 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू पूरा करना था। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि हम इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बाहर से एयरक्राफ्ट्स को कम खरीद रहे हैं, क्योंकि बाहर से हम एयरक्राफ्ट्स खरीदेंगे तो बहुत महंगे पड़ेंगे, रफाल जेट सस्ते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में क्या हमारे डेटरेंस को बना के रख पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट्स हैं ये वॉर में टेस्ट हुए नहीं है, और जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पे थ्रेट है वो इस समय पे लाइव है। चाइना के साथ तो थ्रेट सीधे सीधे नजर आ रहा है, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते थोड़ा चुप बैठा है। बट हम ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान के इंटेंशंस बिनाइन है, कभी भी पाकिस्तान के इंटेंशंस हॉस्टाइल हो सकते हैं। इस बात का एक्सपीरियंस इंडिया को बहुत लंबे समय से है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अगले वॉर के लिए अपने आप को तैयार रहें, अपना मिनिमम डेटरेंस बना के रखें, और उस मिनिमम डेटरेंस के लिए बजट एलोकेशंस की जरूरत है, और बजट एलोकेशंस के लिए पैसा चाहिए, और उतना पैसा मिल नहीं पा रहा। फिर यह बताया जा रहा है कि चाइना को डेटर करने के लिए इंडिया को सी पावर की जरूरत है। मलक्का स्ट्रेट में, इंडियन ओशन में बड़े स्केल पे चाइनीज नेवी इंडियन ओशन में घूमती रहती है, और हमारे कहीं ना कहीं जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं वो कम पड़ जाते हैं। अभी आपने देखा कि जब अरेबियन सी में एक ईरानियन ड्रोन आया और उसने एक शिप को यहाँ पे कैप्चर किया, सीज किया, तो उसके बाद हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जाने में थोड़ा समय लग गया। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं। एक और बात यहां पे जो मेजर निकल के आई है वो ये है कि रशिया यूक्रेन की जंग छिड़ी जब फरवरी 2022 में, उससे पहले इंडियन मिलिट्री में जब भी वॉर का सिनेरियो बनता था ना, तो ये बनता था कि अगर वॉर होगा तो स्मॉल स्केल वॉर होगा, जैसे 10 दिन का इंटेंस वॉर हो गया, या ज्यादा से ज्यादा 40 दिन का इंटेंस वॉर हो गया। वो बहुत लंबा वॉर नहीं होने वाला है। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन वॉर पे ध्यान गया है, तब से एक बात समझ में आ चुकी है कि आज की डेट में आप वॉर छोटा नहीं समझ सकते, वॉर लंबा हो सकता है। और जब आप वॉर में जाते हो तो ठीक है ना, तो आपको अपना इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करके रखना है, ताकि वॉर में लगने वाले इनपुट्स आप खुद बनाओ, ना कि वॉर के समय पे दूसरे से मांग रहे हो, वो अपने आप में बहुत खतरनाक हो जाएगा। समझ के बात को? तो ये सब चीजें यहां पे बोली गई हैं। ओके, आर्म फोर्सेस को टेक्नोलॉजिकली मॉडर्न होने की जरूरत है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को बनाने में डेकेड्स लगते हैं, तो जब तक वो लोकल डिफेंस इंडस्ट्री इंडिया के अंदर प्रिपेयर नहीं होती, तब तक जरूरी है कि उसको बैलेंस किया जाए इंपोर्ट्स के थ्रू। इंडिजीनियस एक्विजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर इंपोर्ट्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो वो भी यहां पे पूरी होनी चाहिए। अब इंडिया का जो डिफेंस बजट है इन रियल टर्म्स वो कम होता जा रहा है। जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू कैपिटल मिला के, वो 2012-13 में ओवरऑल 16.4% था पूरे बजट का, एज द परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये 2022-23 में हो गया 13.3%। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1,76,346 करोड़ रुपए मांगे थे 2023-24 में कैपिटल एक्विजिशंस के लिए। मिले कितने? 1,62,600 करोड़, 13,746 करोड़ का यहाँ पे शॉर्टफॉल था, जबकि पैसा एक्सेस में मिलना चाहिए हमेशा, खासकर जब आप देश की सोवरेनिटी को बचाने के लिए डिटेरेंस पोस्चर को बनाने की कोशिश कर रहे हो। रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में भी इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे है। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2022 का, वो इंडिया के रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बताता है जीडीपी का 0.7%, जो कि इंडिया को रखता है दुनिया में 53वें नंबर पे। चाइना $421 बिलियन स्पेंड किया था 2022 में, वो अपनी जीडीपी का 2.54% खर्च कर रहे हैं। समझ गया आपको?
तो रिसर्च और डेवलपमेंट एलोकेशन में सब्सटेंशियल जंप चाहिए। ओके, और जरूरी है कि 25% लगभग प्राइवेट सेक्टर से आए। इसलिए आप देखो तो सरकार इंफेसिस कर रही इंडिजनाइजेशन पे थ्रू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेशन स्कीम, स्पेसिफिक सर्विस प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जैसे कि बाबा मेहर सिंह कंपटीशन चलाया जा रहा है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए आईएएफ के द्वारा, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि अच्छे भी हैं। जैसे कि एक अच्छा इनिशिएटिव था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बैड को रीस्ट्रक्चर करना। फिर ओवरऑल इंपोर्ट्स के लिए निगेटिव लिस्ट निकाली थी सरकार ने। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो डोमेस्टिक प्राइवेट इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, उसको सरकार कॉन्फिडेंस देना चाह रही है कि हाँ भाई, तुमको पक्के से कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे मिलेंगे, तुम टेंशन मत लो। फिर एक चीज और अच्छी हो रही, इंडिया इस समय पे आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। हम लोग आर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग वियतनाम फिलीपींस जैसी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव फैक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है, बट सब कुछ पॉजिटिव भी नहीं है। ओवरऑल हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पा रहे हैं, हम इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर पा रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज में कमियां हैं, इसके लिए जो एक्सेसिव डिफेंस एलोकेशंस आने चाहिए सरकार की तरफ से, वो थोड़े यहां पे कम पड़ गए हैं। इनको यहां पे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। चाइना के बेलिजरेंस के चलते जापान ने अपने डिफेंस बजट को दुगना कर दिया। ताइवान को जबरदस्त तरीके से आर्म कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो रीजनल अलायंस में रीशेपिंग की जरूरत है। ठीक है ना भाई, एक हिस्टोरिक यूएस साउथ कोरिया जापान समिट भी इसके रिस्पेक्ट में हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को अपने डिफेंस बजट को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। इलेक्टोरल इंपरेटिव्स के चलते ओवरऑल हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इग्नोर करें, यह सही नहीं होगा। ठीक है ना भाई। तो बेसिकली यहाँ पे जो आर्मी वेटरन्स उनको ये दिखने लगा है कि 2024 के इलेक्शंस के चलते हो सकता है ओवरऑल जो भी लोगों को सॉफ्ट देने के चक्कर में डिफेंस के बजट में कटौती हो जाए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें यहाँ पे की जा रही। चलिए वह सीओपी क्लाइमेट समिट 28, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो 28 सेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ, एनुअल कन्वीनिंग है। जो भी सिग्नेटरीज हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, वो यहाँ पे आती हैं। दुबई में आए और सब लोग यहाँ पे आके मिले। मिटिगेशन एफर्ट्स के ऊपर बातचीत हुई, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म स्ट्रैटेजी के ऊपर बातचीत हुई, डेवलप्ड कंट्रीज का क्या नेशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, इसके ऊपर बातचीत हुई। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मिडिल मिडिल सा गेम चला है। कैसे मिडिल मिडिल सा चला है समझने की कोशिश करते हैं। जो कॉप 27 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, वहां पे बात की गई थी कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा, और पिछले पूरे साल लॉस एंड डेवलपमेंट फंड का फंड मैनेजमेंट कैसे होगा, इसके ऊपर निगोसिएशंस हुए, फाइनेंसिंग कैसे होगी, और फाइनली सीओपी 28 दुबई में लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन फंड ऑपरेशनलाइज तब होता है एक्चुअली जब उसमें आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा डाला हो। बताया जा रहा है कि हर साल $100 बिलियन से $400 बिलियन की फंडिंग की जरूरत है, लेकिन लॉस एंड डैमेज फंड में केवल $790 मिलियन डाले गए हैं। हिस्टोरिकली सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिटर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने केवल $17.5 मिलियन डाले हैं इस पर्टिकुलर फंड में। ठीक है ना। और इस फंड की जिम्मेदारी किसको दी गई है? वर्ल्ड बैंक को दी गई है। यह अपने आप में और कंट्रोवर्शियल बात है कि वर्ल्ड बैंक को आपने लॉस एंड डैमेज फंड मैनेज करने का चार्ज दे दिया। अब यह प्रॉब्लमेटिक क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए सीन ये है कि वर्ल्ड बैंक में ज्यादातर जो ओनरशिप है वो डेवलप्ड कंट्रीज की है। तो वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम को समझेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहेगी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की, मिडिल इनकम कंट्रीज की। इस बात को लेकर डाउट है। तो जो थोड़ा बहुत पैसा लॉस एंड डैमेज फंड में डाला गया है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस बात पे भी डाउट है कि वो एज अ ग्रांट पहुंचाया जाएगा या एज अ लोन पहुंचाया जाएगा, क्योंकि लोन नहीं चाहिए मिडिल इनकम कंट्रीज को, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को, इनको ग्रांट चाहिए। तुमने लोन दिया तो मतलब क्या है, समझे बात को। तो ये सब चीजें यहां पे चल रही हैं। तो इस साल का जो कॉप समिट है ना, इस कॉप समिट में लॉस एंड डैमेज फंड को लेके बातचीत हुई और बोला कि भाई पैसा बहुत कम एलोकेट किया गया है, इस फंड को एडमिनिस्टर किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को डाउट है कि ये हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। और ये भी क्लैरिटी नहीं कि पैसा ग्रांट के फॉर्म में दिया जाएगा, लोन के फॉर्म में दिया जाएगा, कितना किस फॉर्म में दिया जाएगा। अब ग्लोबल स्टॉक ट्रेड के ऊपर बात हुआ है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर अलग अलग कंट्रीज के पास ग्लोबल स्टॉक टेक के फॉर्म में एक मैकेनिज्म अवेलेबल करवाया गया कि जो भी वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टेप्स ले रहे हैं वो स्टेप्स ग्राउंड लेवल पे कितने इफेक्टिव हो रहे हैं, इस बात को चेक किया जाए। तो ये जो डिसीजन था कंट्रीज का कॉप 28 में कि भैया फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन अवे करेंगे, ट्रिपल करेंगे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक। ठीक है ना।
20 कंट्रीज ने प्लेज किया कि वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को भी ट्रिपल करेंगे। लेकिन अब देखिए, जो ट्रांजिशन है फॉसिल फ्यूल्स का वो केवल एनर्जी सिस्टम्स के लिए रखा गया है। मतलब फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करना है जिससे आप एनर्जी पैदा करो। मतलब कोयले को अगर आप बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो कोयले के इस्तेमाल को कम करना है, बट खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करो तो कम नहीं करना है। तो बेसिकली ओवरऑल फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को डिस्करेज किया जा रहा है केवल एनर्जी सिस्टम्स के लिए। प्लास्टिक सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में इनको डिस्करेज नहीं किया जा रहा है। प्लस फॉसिल फ्यूल की बजाय इनकरेज क्या किया जा रहा है? तो ट्रांजिशनल फ्यूल्स है यहाँ पे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी कुछ हद तक यहाँ पे पॉल्यूशन कॉज करता है, उतना नहीं करता है बट थोड़ा बहुत यहाँ पे करता है। और जब तक ओवरऑल इनको ट्रांजिट अवे नहीं किया जाता है तब तक इनका यूज अलाउड है। मतलब तब तक फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे जलते रहेंगे। तो बेसिकली एक्चुअली में जो एक्सेलरेटेड क्लाइमेट मिटिगेशन की जो बात हो रही है डिक्लेरेशन में, वो ग्राउंड लेवल पे पूरा कैसे होगा इस बात को लेके डाउट है। प्लस कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को यहां पे प्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि रिस्की है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये अनप्रूवन है, ये रिस्की है। मान लो किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे आपने बहुत सारी कार्बन को स्टोर कर दिया, कल की डेट में किसी वजह से वो कार्बन लीक हो गया, रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, तब क्या करोगे? क्या आप पक्का से कह सकते हो कि वो परमानेंटली उस अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में स्टोर्ड रहेगा? एक बात ये उठती। फिर उसके बाद ग्रीन फाइनेंस, द फाइनेंशियल सेगमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है ना, मतलब ग्लोबल स्टॉक ट्रेड। ये क्या बात करता है? इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की बात क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशंस टू टेक द लीड इन क्लाइमेट फाइनेंस। यहां पे डेवलप्ड नेशंस लीडरशिप लेंगे क्लाइमेट फाइनेंस में। प्राइवेट सेक्टर के रोल की बात की गई है कि हाँ भाई प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहेगा ओवरऑल क्लाइमेट फाइनेंस में। बट प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि कौन सी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी का कितना रोल रहेगा क्लाइमेट फाइनेंस में, इसको नहीं बताया गया है। तो बस ये बोल दिया गया है कि जनरल स्टेटमेंट कि हाँ भाई क्लाइमेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का रोल रहेगा, कितना रहेगा, किस क्वांटम में रहेगा, ये सब कुछ यहां पे नहीं बताया गया। एक इनोवेटिव ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म की बात हो रही है। जैसे कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसको फ्रेश सपोर्ट किया गया है $3.5 बिलियन का। ये अडेप्टेशन और मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स को चलाएगा वुलनरेबल रीजन्स में। एक एडिशनल $188 मिलियन अडेप्टेशन फंड में भी डाले गए। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलकर मोबिलाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर सीओपी 28 की प्रेसिडेंसी ने अल्टेरा को इंट्रोड्यूस किया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट्स पे लिखते जाइए। ये एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है अल्टेरा, जिसका एम्बिशियस गोल है टू ग्लोबली मोबिलाइज अनप्रेसिडेंटेड सम ऑफ $250 बिलियन बाई 2030। इन सब के बावजूद जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट में ये बोला गया है कि सालाना 194 से $366 बिलियन की फंडिंग रिक्वायरमेंट है प्रॉपर तरीके से एडेप्टेशन के लिए, वो कहीं से भी मीट होती नजर नहीं आ रही। समझ गए? फिर इस यूएई की समिट में एक डिक्लेरेशन आया, यूएई डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। सीओपी 28 में हुआ ये, और यहां पे डब्ल्यूएचओ भी इन्वॉल्व था। क्या है भाई कि क्लाइमेट चेंज के चलते और भी बहुत सी प्रॉब्लम, जैसे एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन के चलते हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ जाती है। 123 कंट्रीज ने जो एग्रीमेंट साइन किया है, बोला कि $1 बिलियन हम लोग यहाँ पे डालेंगे क्लाइमेट हेल्थ क्राइसिस को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए, जिससे एयर पॉल्यूशन भी होता है और एयर पॉल्यूशन भी यहाँ पे जॉन लेता है। समझ गए भाई? अब इंडिया का हेल्थ केयर स्ट्रक्चर अभी बढ़ानी, इंडिया ने इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है। किस डिक्लेरेशन को? यूएई डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ को। क्योंकि यूएई डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट हेल्थ में सीओपी 28 प्रेसिडेंसी के साथ साथ डब्ल्यूएचओ भी इन्वॉल्व है। एयर पॉल्यूशन को कम करने की बात कर रहा है 123 कंट्रीज में। $1 बिलियन भी कमिट किया, बट इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, क्योंकि इसके लिए इंडिया को ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने पड़ेंगे हेल्थ सेक्टर में। कूलिंग से रिलेटेड जो गैसेस का इस्तेमाल है, इसको रोकना पड़ेगा, और वो इंडिया अभी के लिए रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे रूरल इलाकों में हमें इसकी जरूरत है, हमें कूलिंग की जरूरत है। फिर यहां पे ग्लोबल मीथेन प्लेज है, तो याद रखिएगा यूए डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, इसको इंडिया ने साइन नहीं किया। फिर एक ग्लोबल मीथेन प्लेज है, इसको सीओपी 26 में लाया गया था, इसके ऊपर भी ध्यान गया सीओपी 28 में। क्लाइमेट और क्लीन एयर कॉलिशन भी यहां पे बनाया गया है, ठीक है ना भाई? ये नया सेक्रेटेरिएट बन गया है, इसने $1 बिलियन की ग्रांट दी है ग्लोबल मीथेन प्लेज को। इंडिया ने भी ग्लोबल मीथेन प्लेज को साइन नहीं किया है, क्योंकि इसमें हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में मीथेन एमिशंस को रोकना पड़ेगा। 150 कंट्री इसको प्लेज कर चुकी, साइन कर चुकी, बट इंडिया साइन नहीं कर रहा है। क्योंकि भाई देखिए, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप ग्लोबल मीथेन प्लेज को कम कर दोगे तो डेफिनेटली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर बात आ सकती है। हमारे यहाँ पे राइस कल्टीवेशन के चलते मीथेन एमिशंस बढ़ते हैं, तो अगर हमने ग्लोबल मीथेन प्लेज साइन कर ली तो हमें राइस का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, वो हमारे राइस के अफेक्ट कर जाएगा, हमारे फार्मर्स को अफेक्ट कर जाएगा।
फिर COP28 में बहुत सारे फर्स्ट है, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ है, फिर ये एक्नॉलेज करना रोल ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट। फिर 134 कंट्रीज ने यहाँ पे एग्री किया है कि लैंडमार्क डिक्लेरेशन लेके आएंगे, ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फूड सिस्टम्स में। तो बातें बहुत हुई हैं, बातें बहुत हुई हैं, बोल बच्चन बहुत हुआ है, बट ग्राउंड लेवल पे कितना इंप्लीमेंट होगा इस बात को लेके भैया यहाँ पे हमेशा डाउट है। एक की इशू कंटेंशन का ये है, वो है फॉसिल फ्यूल सब्सिडी। जो डेवलप्ड कंट्री वो एडवोकेट करती हैं कि उन फॉसिल फ्यूल सब्सिडी को फेज आउट करो, लेकिन ऑब्वियसली बात है डेवलपिंग कंट्रीज इसके लिए तैयार नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाना चाहती हैं। तो ये जो COP28 समिट हुई है, ये मिक्स्ड बैग ऑफ आउटकम्स है। यहाँ पे कमिटमेंट है कि रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को मीट भी करेंगे, LND मैट्रिक्स, फंड मैनेजमेंट, डिस्बर्सल, मार्केट मैकेनिज्म, रिस्की टेक्नोलॉजी, सबके ऊपर बातचीत हुई है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे पॉइंट्स पे ऊपर होलिस्टिक बातचीत नहीं हुई, बस बातें करके बोल बच्चन करके उसको बीच अधर में छोड़ दिया गया। एंड में उसका क्या होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर क्लैरिटी, श्योरिटी, कंफर्मिटी नहीं।